मनी। दोस्तों नहीं नहीं, दिमाग लगा रहा ही लगा ना। कह रहा है कि आपके पास जब आप ए हैं हम बी हैं, हम आपके पास कोई सिक्योरिटी लेकर आए, आपने उसको रखा, उसके बदले हमें लोन दे दिया। वो बात तो समझ में आ रही, लेकिन आप सिक्योरिटी से पैसा कैसे कमाएंगे ये समझ में नहीं आ रहा। तो इसके बीच में एक पॉइंट तुम मिस कर गए, बस उस पॉइंट को तुम समझ नहीं पाए कि आपने मेरे पास गोल्ड रखा, जमीन रखवा लेते हैं। अभी देखो, आपने हमारे पास जमीन रखी, जमीन की वैल्यू थी 4 लाख, हाँ, हमने आपको लोन दिया 3 लाख का, कितने का, और बाद में 3 लाख देकर लिया ब्याज और जमीन की जमीन लौटा दी, हो गई कमाई। और अगर मान लो तुम समय पर नहीं लौटा पाए तो 4 लाख की जमीन आ गई, हो गया इनकम। और कुछ देखो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मनी। मनी में सबसे पहले ये बात करते हैं कि मुद्रा होता क्या है। मनी तो सब जानते हैं, पैसा, लेकिन एक्चुअली मनी की मीनिंग क्या होती है वो सीखते हैं। पैसा तो सबको पता है कि पैसा पैसा क्यों करती है, कौन ऐसा, पैसे की लगा दूं ढेरी जो तू हो जा मेरी, कौन सही है दोस्तों। लेकिन हम बात करते हैं मनी एक्चुअली होता क्या है। देखो, मनी का मतलब है कि कोई भी वस्तु, कोई भी वस्तु, ये मार्कर, ये पंखा, ये टीवी, ये कैमरा, ये एसी, ये कुर्सी, कोई भी वस्तु मनी हो सकती है, लेकिन यदि वो 2 काम करे। काम नंबर 1 दोस्तों, सबके सबके द्वारा स्वीकार की जाए, सबके द्वारा जाए मतलब सारे लोग स्वीकार कर लें। पॉइंट नंबर 2, एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब विनिमय विनिमय के माध्यम के तौर पर, बस इसको कहते हैं मनी। ये मनी की बिल्कुल सिंपल सी मीनिंग है कि मनी का मतलब है कोई भी कमोडिटी, मतलब ये मार्कर लेकर मैं एक दुकान पर गया, मैंने कहा भाई साहब 2 किलो टमाटर दे दो, उसने मुझसे ये मार्कर लिए और इसके बदले 2 किलो टमाटर दे दिए। फिर मैं एक दुकान पर गया, मैंने भाई साहब 1 किलो चीनी दे दो, उसने भी मुझसे ये मार्कर लिया और 1 किलो चीनी दे दी। फिर मैं एक और दुकान पर गया, मैंने भाई साहब मुझे शर्ट चाहिए, उसने मुझसे ये मार्कर लिए और मुझे शर्ट्स दे दी। मैंने कहा ओके भाई साहब। पॉइंट नंबर 1, क्या ये मार्कर सभी लोग स्वीकार कर रहे हैं। पॉइंट नंबर 2, विनिमय मतलब एक्सचेंज के माध्यम, मतलब इंग्लिश में लिखते हैं ज्यादा अच्छी तरह समझ में आता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब एक्सचेंज का एक मीडियम है। क्या एक्सचेंज का एक माध्यम है, आप मुझसे लो अपनी कमोडिटी दो, बोलो जी यस, तो दिस मार्कर वुड बी कंसीडर्ड एज मनी। तो मैं इसे भी मनी कहूंगा। लेकिन मुद्दा यह है, क्या इस मार्कर को सारे लोग विनिमय के माध्यम के तौर पर उपयोग करेंगे, नहीं करेंगे, इसलिए ये मार्कर मनी नहीं। मतलब आपको लगता है कि आपकी जेब में जो नोट्स हैं, कॉइंस हैं, सिर्फ उन्हें मनी कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है नहीं, किसी भी चीज को मनी कह सकते हैं। दिस टीवी कैन आल्सो वर्क लाइक अ मनी, कंडीशन अप्लाई, यदि ये टीवी ये दोनों बातें पूरी करने लगे तो इसे कहते हैं मुद्रा। इज इट ऑल राइट ना। अगर हम बात करें दोस्तों, दैट इज व्हाट, कि मुद्रा के कार्य, मुद्रा के कार्य। दोस्तों जो मनी है इसके फंक्शंस, जो मुद्रा है इसके कार्य। दोस्तों जो मनी है इसके 2 प्रकार के फंक्शंस हैं, मुद्रा के 2 प्रकार के कार्य होते हैं। पहला, जैसे हम लोग कहते हैं प्राथमिक कार्य, प्राइमरी फंक्शन, प्राथमिक कार्य, और दूसरा द्वितीयक कार्य, सेकेंडरी फंक्शन। तो मेरे प्यारे साथियों, मुद्रा के 2 कार्य होते हैं, एक प्राथमिक एक द्वितीयक। प्राथमिक कार्य का मतलब है कि जो मेन काम है, जो प्रमुख काम है, जो मनी करता ही करता है, वो हो गए प्राइमरी फंक्शन। सेकेंडरी का मतलब कुछ अतिरिक्त कार्य, अतिरिक्त करे तो ठीक है, ना करे तो दैट इज एडिशनल, अतिरिक्त फंक्शन, द्वितीयक, राइट। अगर हम बात करें प्राइमरी, प्राथमिक जो मेन काम है, जैसे नंबर 1 प्राइमरी में विनिमय का माध्यम, क्या मुद्रा विनिमय का माध्यम है या नहीं, क्या मुद्रा विनिमय का माध्यम है या नहीं, क्या मीडियम ऑफ एक्सचेंज है या नहीं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज विनिमय का माध्यम, मतलब पैसा फेंक तमाशा देख, बोलो जी यस, आप किसी को कोई पैसा देंगे वो आपको अपनी वस्तु दे देगा, दिस इज कॉल्ड व्हाट, मनी। मनी का दूसरा काम क्या है, प्राइमरी काम, पहला काम तो यह है विनिमय का माध्यम, मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दूसरा फंक्शन मनी का क्या है, दूसरा फंक्शन है मनी का, दूसरा फंक्शन है दैट इज मूल्य का मापन, या इसी को हम कहते हैं यूनिट ऑफ अकाउंट, लेखांकन, लेखांकन मतलब अकाउंट, लेखांकन की इकाई, लेखांकन की इकाई, इसका मतलब यूनिट, यूनिट ऑफ अकाउंट। मैं समझाऊंगा इस बात को, पहले ऊपर वाला पॉइंट ये बताइए, ये कैमरे की वैल्यू क्या है, आप किस में बोलोगे, मनी में, कितने रुपए, इस पंखे की वैल्यू क्या है, कितने रुपए, इस एसी की वैल्यू क्या है, कितने रुपए, इस शर्ट की वैल्यू क्या है। मतलब आप किसी भी वस्तु के मूल्य का मापन किस में करते हैं, मनी में करते हैं। इसका पॉइंट समझ में आ गया कि मूल्य का मापन, किसी की भी वैल्यू आप किस फॉर्म में निकालते हैं, मनी में। दूसरी बात, एनर्जी की यूनिट क्या है, वर्क की यूनिट क्या है, पावर की यूनिट क्या है? ऐसी दोस्तों ध्यान से सुनना, जब हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, अकाउंट्स, जैसे आपका कोई बिजनेस है, जैसे खान ग्लोबल स्टडीज है, इनके जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट में आप जाइए, उन्हें अकाउंट मेंटेन करे, ये बोतल खरीद के लाई तो लिखा होगा बोतल इतने रुपए, ये चीज आई इतने रुपए, ये आई इतने रुपए, मतलब अकाउंट की यूनिट क्या है, मनी। बोलो समझ में आया, दैट इज कॉल्ड लेखांकन की इकाई।
अकाउंट की यूनिट। बोलो समझ में आया? तो किसी भी अकाउंट को अपन किस फॉर्म में रखते हैं? मनी के फॉर्म में। जैसे मेरी बिजनेस है, या जैसे आपके घर में, या जैसे मेरी बीबी बजट बनाती है हर महीने, उस बजट में दोस्तों वो लिखती है ये सब्जी इतने रुपए बजट चाहिए सब्जी का, दूध का इतना। दोस्तों ऐसी थोड़ी ना तुम्हें लगता है इकोनॉमिक्स तो मैं अकेले पढ़ाता क्या? मैं अपने घर वालों को भी पढ़ाता रहता है। दोस्तों पूरे महीने जितना भी पैसा है उसका एक बजट एलोकेशन होता है, फिर सबकी पॉकेट मनी डिसाइडेड है। पापा की पॉकेट मनी अलग, मम्मी की अलग, बीबी की अलग। दोस्तों देखो कितना अच्छा लगता है कि जब छोटे थे तो पापा हमें पॉकेट मनी देते थे, आज हम पापा को पॉकेट मनी देते हैं। बोलो यस और नॉट? दोस्तों सबकी पॉकेट मनी डिसाइडेड है। जैसे किसी को भी कुछ भी मंगाना है, मम्मी को कुछ भी खरीदना है, दोस्तों मोबाइल में चलाती रहती है, पढ़ना लिखना नहीं आता लेकिन मोबाइल बहुत चलाना आता है, मतलब सब कुछ जानती। दोस्तों व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करती है, राइट? लाइक जब लिख नहीं पाती तो बोल के मैसेज करती, या कुछ भेज के किसी संदेश के माध्यम से। खैर, तो मतलब हमारे घर में सबका एक बजट होता है। तो जो हम घर का बजट बनाते हैं उसमें लिखते हैं दूध इतने रुपए का आएगा महीने में, लो जी उसके लिए अलग पैसे दे दिए। बोलो यस? सब्जी और फल उनका अलग बजट है, राशन का अपना अलग बजट है, बच्चों के लिए अलग बजट है, डायपर वाइपर आते हैं। बोलो जी यस नॉट? तो क्या ही बताएं आपको, तो इतने सारे खर्चे हैं दोस्तों। तो अगर हम जो अकाउंट बनाते हैं उसकी यूनिट क्या है? रुपी, मनी। बोलो सही है? दिस इज द प्राइमरी फंक्शन। समझ गए? तो मनी के दो प्राथमिक कार्य हैं। नंबर 1, मनी के माध्यम, मनी के द्वारा हम किसी भी वस्तु को क्या कर सकते हैं? खरीद सकते हैं। तो मुद्रा एक माध्यम है विनिमय का। बोलो जी यस? दूसरा दोस्तों, किसी भी अकाउंट के मापने की यूनिट क्या है? मनी। या किसी वस्तु के वैल्यू किसमें मापेंगे? मनी में। दिस इज द प्राइमरी फंक्शन। इज इट ऑल राइट? नाउ व्हाट आर द सेकेंडरी फंक्शन? सेकेंडरी फंक्शन का मतलब है दोस्तों जो एडिशनल है, द्वितीयक है, हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, लेकिन सेकेंडरी मतलब अतिरिक्त, द्वितीयक फंक्शन में नंबर 1 क्या आता है? तो नंबर 1 ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, मूल्य का स्थानांतरण। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, मूल्य का स्थानांतरण। दोस्तों अभी 100 रुपए आपकी जेब में है, आप बाजार से फल खरीदे, फल लिए, 100 रुपए उसकी जेब में चले गए, उसने कुछ और लिया, वहां चले गए। क्या मनी एक दूसरे के पॉकेट किसे पॉकेट बदलती है? तो मनी की जो ओनरशिप है वो व्यक्ति से व्यक्ति में बदलती रहती है। दैट इज कॉल्ड इस मूल्य का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। इज इट ऑल राइट? ना एक और फंक्शन है मूल्य का संचयन। मूल्य का संचयन इंग्लिश में थोड़ा ज्यादा समझ में आता है, स्टोर ऑफ वैल्यू। आप क्या करो, एक काम करो, आप दोस्तों 500 के 10 नोट्स लो, 10 नोट्स, उन्हें एक बॉक्स में बंद करो, एक अलमीरा के अंदर रख दो और अलमीरा में ताला मार दो। सही है? 2 साल बाद आप खोलो अलमीरा, वो बॉक्स निकालो, आपने 500 के 10 नोटों की वैल्यू को 2 साल के लिए स्टोर कर लिया। दिस इज कॉल्ड मूल्य का संचयन। क्या आप बताइए मनी के वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं? दिस इज द पॉइंट। नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं? नंबर 3 दोस्तों, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, भविष्य के भुगतानों का मानक। भविष्य के भुगतानों का मानक, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, भविष्य के भुगतानों का मानक। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, भविष्य के भुगतानों का मानक। दैट मींस व्हाट? दैट मींस, बस मुझे इतनी बात बताइए, क्या सुनिए। एक बार मैं गया एसी खरीदने, मैंने कहा भाई मैंने अपना बजट बना के ले गया 40,000 का, ये 40,000 में मैं एसी खरीद लूंगा, हो जाएगा काम। लेकिन दुकान पर जाकर जो एसी मुझे पसंद आया वो था 65,000 का। अब मैंने कहा भाई साहब मुझे यही वाला एसी चाहिए, लेकिन 40,000 है मेरे पास। तो दुकान वाला बोलता भाई साहब काय को चिंता कर रहे, तुम 40,000 दे दो, 25,000 हम बाद में लेते रहेंगे। हमने कहा ओके धन्यवाद। तो दोस्तों क्या मनी के द्वारा आप भविष्य में भी भुगतान कर सकते हैं? इसका मतलब जो हम ऋणों का लेन देन करते हैं, ऋणों का लेन देन, लोन लेते देते हैं, अगर मनी का ये वाला फंक्शन नहीं होता तो हम लोन्स को ले दे नहीं पाते, तो हम ऋणों का लेन देन नहीं कर पाते। तो दोस्तों ये हो गए मुद्रा के कार्य। कुछ समझ में नहीं आया हो आप पूछ सकते हैं, बोलो समझ गए क्या? मुद्रा के कार्य। दोस्तों चलो आज तो हमारे पास मनी है, लेकिन जब मनी नहीं था तो देयर वाज अ सिस्टम कॉल्ड बार्टर सिस्टम। उम्मीद है सब जानते हैं। जब मनी नहीं था तो क्या था? बार्टर सिस्टम, दैट इज वस्तु विनिमय प्रणाली। बार्टर सिस्टम वस्तु विनिमय प्रणाली। सो बार्टर सिस्टम आप जानते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली क्या थी? तो वस्तु विनिमय प्रणाली का मतलब है जहां पर वस्तुओं के स्थान पर वस्तुओं का विनिमय होता था। बोलो जी यस? वस्तुओं के स्थान पर वस्तुओं का विनिमय, जहां पे आप वस्तुओं के स्थान पर वस्तुओं का विनिमय करते थे, वस्तुओं के स्थान पर वस्तुओं का विनिमय, दैट वाज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। आपके पास गेहूं है, मुझे मेरे पास चावल है, मुझे गेहूं चाहिए है और आपको चावल चाहिए है, तब हम एक दूसरे से एक्सचेंज कर पाते थे। इसीलिए इसको हम सी सिस्टम भी कहते थे। यहाँ पे सी का मतलब है कमोडिटी, वस्तु। सी का मतलब क्या है? कमोडिटी। कमोडिटी का मतलब कोई भी वस्तु। यहाँ पे इस सी का मतलब भी क्या है? कमोडिटी। तो सी और सी दैट इज कमोडिटी। इज इट ऑल राइट? दोस्तों बार्टर सिस्टम में विनिमय, इसमें जो विनिमय है, विनिमय को इंग्लिश में बोलो एक्सचेंज। इसमें जो एक्सचेंज है, जो विनिमय है, वो कब संभव था? इसमें विनिमय कब होता था? जब डबल को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, जब डबल को इंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स होता था। दैट मींस इच्छाओं का दोहरा संयोग। इच्छाओं का दोहरा संयोग, ये क्या होता है? एक और नया कॉन्सेप्ट। व्हाट इज द डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स? इच्छाओं का दोहरा संयोग। अभी मैंने आपके सामने एक सिचुएशन बनाई तो थी कि मेरे पास गेहूं है, आपके पास चावल है, हम दोनों मिलेंगे और एक दूसरे की वस्तुओं को, दिस इज कॉल्ड डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। का मतलब है, ध्यान से सुनना, एक समय पर लिखना चाहे तो आप इसमें लिख भी सकते हैं, नहीं तो बातें भूले ना, कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स का मतलब होता है कि एक समय पर दो ऐसे लोगों का मिलन जिन्हें एक दूसरे के वस्तुओं की आवश्यकता है और जो एक दूसरे के वस्तुओं को आदान प्रदान करने के लिए तैयार भी है। तो दोस्तों ऐसे बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, कि एक समय पर दो ऐसे व्यक्तियों का मिलन जिन्हें एक दूसरे के वस्तुओं की आवश्यकता है और विनिमय करने के लिए तैयार भी है। दैट इज कॉल्ड डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स। बोलो क्लियर? कैसे बोले? क्या गधे हो क्या? है इतना कॉमन सेंस का पॉइंट 2 बार बता दिया, इतने बार में तो सुन ही लिया होगा। बिल्कुल ही नहीं लिख पा रहे, हम लिख दें क्या?
दोस्तों मैंने कहा कितना अच्छा बताया, गेहूं चावल का एग्जांपल दिया कि एक समय पर, अपनी भाषा में लिख लो यार, मेरी भाषा में क्या, अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो अपनी भाषा में लिख लोगे कि एक समय पर दो ऐसे लोगों का मिलन जिन्हें एक दूसरे की वस्तुओं की आवश्यकता है और एक दूसरे की वस्तुओं को विनिमय करने के लिए तैयार है। खत्म बात। अब इसमें मैं क्या बोलूं, फिर से बोलूं ना, दैट इज कॉल्ड डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। बताओ दोस्तों, अपने आप बताओ, क्या अगर इच्छाओं का दोहरा संयोग नहीं होगा तो क्या बार्टर सिस्टम में आदान प्रदान होगा? तो बार्टर सिस्टम में विनिमय सिर्फ तब पॉसिबल था, जल्दी बोलो, जब डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होता था। इज इट ऑल राइट? दैट्स कॉल्ड बार्टर सिस्टम। लेकिन धीरे धीरे गुप्ता के समय पर कॉइन्स आए, राइट, धीरे धीरे गुप्ता के समय पर कॉइन्स आए। तो दोस्तों जब गुप्ता के समय में कॉइन्स आए और धीरे धीरे जब ब्रिटिशर्स ने, आगे हम पढ़ेंगे बैंकिंग में, ब्रिटिशर्स ने लाइक एक प्रेसिडेंसी बैंक बनाई है, और 1833 के लगभग में हमारे हिंदुस्तान में पेपर नोट्स आने लगे। और आज कॉइन्स और नोट्स को आप जिन्हें आप मनी समझते हैं, तो दोस्तों उसी को हम क्या कहते थे दोस्तों, नहीं, जब नोट्स और कॉइन्स नहीं थे तब क्या प्रचलन में था। लेकिन धीरे धीरे जब कॉइन्स और नोट्स आने लगे तो बार्टर सिस्टम विलुप्त होता गया और आज पूरी तरीके से बार्टर सिस्टम क्या हो गया, खत्म हो गया। बोलो जी क्लियर? और आज सिर्फ काम करता है मनी। बोलो सही है? क्योंकि दोस्तों बार्टर सिस्टम में बहुत समस्या थी, बार्टर सिस्टम में बहुत समस्या थी, क्योंकि क्या हमेशा डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, इच्छाओं का दोहरा संयोग बनेगा, ये जरूरी है? तुम्हारे पास है गैया, तुम्हें चाहिए भैंसिया, अब तुम ढूंढ रहे भैंसिया वालों मिल नहीं रहो, और जो मिल रहे हो वो अपने बेचो नहीं चारों भैंसिया, तो बताओ क्या तुम्हें भैंस और गाय का एक्सचेंज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। दिस इज कॉल्ड द प्रॉब्लम इन द बार्टर सिस्टम। बोलो जी क्लियर है ना? तो मेरे प्यारे साथियों चलते हैं दोस्तों, अगर हम आगे बात करते हैं तो बार्टर सिस्टम समझ में आया। एक और टर्म देखो, एक और टर्म होता है दैट इज लीगल टेंडर। लीगल टेंडर, एक और टर्म होता है लीगल टेंडर, हिंदी में कहते हैं कानूनी निविदा। कानूनी निविदा या इसे कहते हैं वैध मुद्रा। वैध मुद्रा, निविदा या वैध मुद्रा, सीखना, एक नया शब्द सीखने को मिलेगा, लीगल टेंडर। दोस्तों लीगल टेंडर का मतलब होता है कि वह मुद्रा जिसे सरकार कह लो या केंद्र बैंक, भारत की केंद्र बैंक कौन सी है, तो हम भारत की बात कर रहे हैं इसलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं क्या, आरबीआई द्वारा जारी की जाती है। अगर दोस्तों ऐसी मुद्रा जो कौन जारी करे, सरकार या आरबीआई, उसे कहेंगे लीगल टेंडर। समझना दोस्तों, मतलब सरकार की भाषा में जिसे, जिस मुद्रा को सभी लोग विनिमय के माध्यम के तौर पर उपयोग करने के लिए बाध्य में ये आता है कि ये वाला आता, यही आता ना, बाध्य है, दैट्स इट, दैट इज लीगल टेंडर। दैट इज लीगल टेंडर। नहीं समझे भाई? सब कुछ तो इतना इजी लैंग्वेज में लिखा है। मतलब यदि कोई भी मुद्रा जो किसने जारी करी हो, सरकार या आरबीआई, सही है, और जिसे सरकार या आरबीआई कहे कि सुनो इसको विनिमय के माध्यम पर यूज करो, और अगर आप कभी किसी दुकान पे गए, उसने कहा, आपने दिया 10 रुपए का नोट, और वो नोट किसने जारी किया, कानूनी निविदा, वैध मुद्रा, लीगल टेंडर। और दोस्तों आपने कहा भाई साहब ये कितने का है, उसने कहा 10 रुपए का, आपको लो भाई साहब ये 10 रुपए जो आरबीआई ने जारी किया, वो कहे ओ जो नहीं लेंगे हम, दोस्तों कान पकड़ो, सीधा केस कर दो। दिस इज कॉल्ड द स्टेटमेंट। बोलो नहीं समझ पाए कि जिस मुद्रा को सभी लोग विनिमय के माध्यम के तौर पर उपयोग करने के लिए क्या है, बाध्य है, दैट इज कॉल्ड कानूनी निविदा। दैट इज कानूनी निविदा। दोस्तों अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर बिल्कुल ही सरल भाषा में पढ़ाया जाए तो जितनी भी देश की करेंसीज हैं, क्या है, हिंदी में भी ऐसी बोलते हैं करेंसी, जितनी भी करेंसीज हैं, आइए नया शब्द सीखिए। जब भी मैं बोलूं क्लास में करेंसी, तो करेंसी में दो चीजें आती हैं, एक आता है कॉइन्स और एक आता है नोट्स। ऑलवेज रिमेंबर, पेपर नोट्स, कॉइन्स और दूसरा, इन्हें बोलते हैं करेंसी। क्या भारत की करेंसी में सिक्के हैं? क्या भारत की करेंसी में पेपर नोट्स हैं? दैट्स इट। तो जब भी बात है करेंसी का मतलब होगा सिक्के और पेपर नोट्स। बोलो क्लियर? जरा ध्यान से सीखो और ज्ञान लो। सभी सिक्कों को, और गहराई में उतरेंगे थोड़ा, सभी सिक्कों को लिमिटेड लीगल टेंडर कहते हैं। लिमिटेड लीगल, दैट इज सीमित, आगे आप बता दो, सीमित लीगल टेंडर मतलब सीमित वैध मुद्रा, सीमित वैध मुद्रा। और दोस्तों जितने भी पेपर नोट्स हैं इनको अनलिमिटेड, अनलिमिटेड मतलब असीमित वैध मुद्रा कहते हैं। वैध, ये वाला आएगा वैसे वैध में, वैध, वैध ऐसे कहा था क्या, ये वाला नहीं आएगा भाई, ये वाला नहीं आएगा, वैध ये होता है ना, वैध मुद्रा, जो भी हो क्या ही करना। सुनो मुद्दे की बात तो आप वो सुनो जो कॉन्सेप्ट में है कि लिमिटेड लीगल टेंडर और अनलिमिटेड लीगल टेंडर। उसका नाम क्या था इसको थोड़ी देर के लिए, शंकर जी क्या हाल है ना, अभी दिख नहीं रहे दोस्तों, जब से गायब हो गए। तो शंकर जी पार्वती के पास चले गए क्या है? इसको तो पार्वती मिलेगी भी नहीं यार, तो बेटा तुम्हारी जिंदगी तो वैसे ही खत्म है। तो कहाँ हो शंकर? दोस्तों ध्यान, डमरू बजा रहेगा कहूँ। दोस्तों ध्यान सुनिए, व्हाट इज लिमिटेड और अनलिमिटेड, बेहतरीन ज्ञान छुपा हुआ दोस्तों इस टॉपिक के अंदर। एकदम पहली बार जीवन में आप सुनोगे, जितने भी मुझे सुन रहे हैं सब पहली बार सुनेंगे, और जिनने पहले कभी सुना है तो मुझसे ही सुना होगा, राइट? दोस्तों जरा ध्यान सुनना, व्हाट इज लिमिटेड लीगल, अनलिमिटेड लीगल, लिमिटेड और अनलिमिटेड। जीवन में एकदम बिंदास रहो, कौन ऐसा पता नहीं कब क्या होता है, वैसे भी जीवन बड़ा अनिश्चितताओं से भरा हुआ है, बोलो ऐसा नॉट। तो दोस्तों जरा ध्यान से सुनिए आप चीजों को, एक होता है लिमिटेड और एक होता है अनलिमिटेड। ये लिमिटेड और अनलिमिटेड क्या है, ध्यान सुनना बेटा, सुनोगे क्या? अबे दूसरे एक मोहल्ले में है क्या ना? तो अगर हम बात करें, सुनो सुनो, जितने भी सिक्के हैं ये भारत में लिमिटेड, सीमित कानूनी निविदा है। और दोस्तों जितने भी नोट्स हैं ये असीमित है, असीमित कानूनी निविदा या वैध मुद्रा। इसका मतलब मैं लिखूंगा नहीं, सिर्फ समझाऊंगा। और वो ये कि भारत सरकार ने या कह लो आरबीआई ने
सिक्कों के प्रयोग के लिए कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, प्रतिबंध लगाए हैं। जानना चाहोगे क्या? मेरे प्यारे साथियों, जितने भी कॉइन्स हैं, क्या है? यहां पे मैं दोबारा लिख रहा हूं, कॉइन्स। कॉइन्स दो तरीके के होते हैं, सीख लो आज। एक स्मॉल कॉइन्स और एक लार्ज कॉइन्स। इतनी अंग्रेजी आनी चाहिए, नहीं आ रही तो चपरासी की क्लास में जाओ, यहां नहीं आओ, निकलना यहां से दोस्तों। तो अगर हम बात करें तो एक स्मॉल कॉइन्स, एक लार्ज कॉइन्स, छोटे सिक्के बड़े सिक्के। दोस्तों स्मॉल कॉइन्स रुपी 1 से कम, मतलब कह लो 50 पैसे तक स्मॉल कॉइन्स कहलाते हैं। 50 पैसे, 25 पैसे, जो भी। दोस्तों लार्ज कॉइन्स रुपी 1 से अधिक, तो 1 रुपए से जो अधिक है वो लार्ज कॉइन्स है। तो सभी सिक्के सीमित कानूनी निविदा या सीमित वैध मुद्रा की श्रेणी में आते हैं। क्या मतलब? मतलब दोस्तों इतना सिंपल है कि आरबीआई ने क्या कहा? आरबीआई ने कहा देखो भैया ऐसा है, स्मॉल कॉइन्स से, छोटे सिक्कों से आप सिर्फ 10 रुपए की चीज को एक्सचेंज कर सकते हैं। छोटे सिक्कों से सिर्फ 10 रुपए की चीज को एक्सचेंज कर सकते हैं। मीनिंग तो अभी मैंने बताई, मनी की मीडियम ऑफ एक्सचेंज, विनिमय का माध्यम। तो भारत सरकार कहती है कि आप स्मॉल कॉइन्स से सिर्फ 10 रुपए तक की वस्तु का विनिमय कर सकते हैं। अब चूंकि दोस्तों ना तो आप पढ़े लिखे ना तो दुकानदार पढ़े लिखे, तुम 25-25 पैसे के सिक्के लेकर गए, 50 रुपए की चीज खरीद ली, वो दे भी देगा, वो भी उल्लू, तुम भी उल्लू। तो सोचो तुम पढ़े लिखे हो, तुम पहली बार सुन रहे, तो बेचारे बाहर वालों की क्या ही बात है। और लार्ज कॉइन्स, भारत सरकार ने लिमिटेशंस बनाई, सीमाएं बनाई कि लार्ज कॉइन से आप सिर्फ 1000 रुपए तक की वैल्यू एक्सचेंज कर सकते हैं। बताओ आनंद आया कि नहीं? क्या पहली बार सुना आपने? बताओ क्या लिमिटेशंस हैं, सीमाएं हैं, इसलिए इसको कहते हैं सभी सिक्के सीमित कानूनी निविदा की श्रेणी में आते हैं। और सभी नोट से अनलिमिटेड लीगल टेंडर, पैसा फेंक तमाशा, चाहे कोई भी वस्तु को खरीदो, बोलो यस, ऑफ एनी अमाउंट, किसी भी वैल्यू की, दिस इज कॉल्ड अनलिमिटेड लीगल टेंडर। अच्छी समझ में आओ कितनो? चलो बोल नहीं, 1 रुपए का नोट नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी बोला नहीं है। बोल काट दो तुम उसको ना। दोस्तों क्या इतनी बात सीख गए? आगे चलते हैं, एक ब्यूटीफुल टॉपिक करते हैं, दैट इज कॉल्ड, चलो करेंसी की बात हो रही थी तो अलग से लिख लूं, करेंसीज इन इंडिया, भारत में करेंसीज। तुम्हारी सारे हमारे गंवार सब यही क्लास में आ जाएगा, करेंसीज इन इंडिया, भारत में करेंसी। क्या ही बताएं दोस्तों, है दोस्तों? देखिए दोस्तों, करेंसीज इन इंडिया, इसमें 2 बातें हम सीखेंगे। एक सीखेंगे कॉइन्स और एक बात करेंगे पेपर नोट्स। पेपर नोट्स, तो जो जो बोलते जाए वो लिखते जाओ चुपचाप। करेंसीज इन इंडिया, कॉइन्स और पेपर नोट्स के बारे में पूरी फिलॉसफी पढ़ेंगे, पूरा ज्ञान अर्जित करेंगे। आर यू गाइस रेडी? कॉइन्स में सबसे पहला पॉइंट लिखिए, सभी सिक्कों की ढलाई। सभी सिक्कों की ढलाई, देखो पहले सीख लो, कॉइन्स को करते हैं मिंट, एवरीवन क्या करते हैं? ढालते हैं ऐसे, और नोट्स को करते हैं प्रिंट, छापते हैं। क्या कोई समस्या? तो सभी सिक्कों की ढलाई, कॉइन्स के नीचे पहला पॉइंट है, तो भारत सरकार द्वारा की जाती है। कोई समस्या? मतलब जितने भी सिक्के हैं इनको निकालने या इनको बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? दूसरा पॉइंट लिखना चाहेंगे क्या? भाई बहुत सारे फैक्चुअल पॉइंट है, लिखते रहो, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, 1-2 कॉन्सेप्ट बीच में आएंगे बता देंगे। दूसरा फैक्ट है कि भारत में सिक्कों की ढलाई, भारत में सिक्कों की ढलाई, ये कॉइनेज, नो, इंडियन कॉइनेज एक्ट, भारत में सिक्कों की ढलाई, इंडियन कॉइनेज एक्ट 1906, इसमें संशोधन हुआ अभी 2011 में। सभी सिक्कों की ढलाई इंडियन कॉइनेज एक्ट 1906 ब्रैकेट में लिखेंगे 2011 के अंतर्गत होती है। कोई समस्या? नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इस अधिनियम के अनुसार, अलग से लिखेंगे, इस अधिनियम के अनुसार भारत में, इस अधिनियम के अनुसार भारत में सबसे बड़ा सिक्का, सबसे बड़ा सिक्का एरो 1000 रुपए तक आ सकता है। क्या पहली बार सुन रहे? क्या आता था? शाबाश। दोस्तों याद रखना, सबसे बड़ा सिक्का कितने का आ सकता है? 1000 तक का, बोलो जी यस। लेकिन वर्तमान में कितने का आ रहा है? 20। याद रखना, वर्तमान में कितने का? 20। लेकिन वैसे सबसे बड़ा सिक्का कितने का आ सकता है? 1000 का। कोई दिक्कत? नेक्स्ट पॉइंट, भारत में सिक्कों की ढलाई निम्न स्थानों पर होती है। भारत में सिक्कों की ढलाई निम्न स्थानों पर होती है। भारत में सिक्कों की ढलाई निम्न स्थानों पर होती है, डैश, उसके आगे लिखें मुंबई, 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 लिख लिया? मुंबई के आगे एरो लगाएं, मुंबई के आगे क्या लगाएं? एरो, और लिख लें 1829, 1829, और उसके सामने ब्रैकेट में लिखें 1829 मुंबई, के ब्रैकेट में लिखें M/B/ ऐसा बनाए डायमंड टाइप। ये क्या है थोड़ी देर बाद बताएंगे। बी, बी हैदराबाद, बी हैदराबाद, हैदराबाद, एरो डाल के लिखें 1997, 1997, और स्टार बना लें, स्टार बना लें, स्टार लाइक दिस। हैदराबाद में ऐसे 5 पॉइंटेड स्टार बनाते हैं ये, ऐसा वाला, ये हैदराबाद है। नेक्स्ट, ठीक है देखेंगे। नेक्स्ट कोलकाता, कोलकाता 1757, जो बोल रहे हो तो सही कर लो तुम लोग चुपचाप, 1757। हो गया?
नाउ 1757 हमने क्या लिखा, और हैदराबाद का कितना लिखा था, 1957 ना, सही है, सही कर लो से, हैदराबाद 1957 कर लो, जिन्हें 1903 लिख रखा पहले, 1957। नाउ नेक्स्ट, हाँ क्या लिखा हमने, कोलकाता, और ब्रैकेट में लिख लो कोई चिन्ह नहीं, ब्रैकेट में कोई चिन्ह नहीं, उसे 1757 कर लो, कोलकाता को 1757, और ब्रैकेट में लिख लो कोई चिन्ह नहीं, काट दो से बेटा पुराना। नेक्स्ट नोएडा 1988, 88 भाई सही कर लो से, 84 हो जाता है कोई बात नहीं, 1988। और दोस्तों डॉट लगा लो, डॉट वैसे भी कभी पेपर में आता नहीं है, ये तुम्हारे ज्ञान के लिए है, इसलिए 88 हो 84 हो क्या करना, ये कभी पेपर में नहीं आता, ये तुम्हारे ज्ञान के लिए है बस, कुछ चीजें पेपर के लिए पढ़ाई जाती है, कुछ चीजें ज्ञान के लिए। ध्यान सुनो, अगर कभी पेपर में आएगा तो एक ही चीज आएगी इससे, वो सुनो, अगर कभी आएगा तो कि भारत में सबसे पुरानी मिंटिंग प्रेस कौन सी है, तो 1757 वाली कौन सी है, कोलकाता, बोलो क्लियर। दूसरा, अब कोई प्रश्न नहीं आएगा, वैसे तो अपने ज्ञान के लिए सीखो ना ये दोस्तों, और वो ये जो स्टार स्टार ये सब बने हैं, ये क्या है, मिंट मार्क्स हैं। आप किसी भी सिक्के को देख के बता सकते हैं कि ये सिक्का कहां से बन के आया है। भारत में सिक्के 4 जगह बनाए जाते हैं, मुंबई, हैदराबाद, नोएडा और कलकत्ता, सही है। और दोस्तों आप मिंट मार्क्स देख के बता सकते हैं कहां पे बना है, सिक्के के पीछे जहां ईयर लिखा होता है उसके नीचे बीच में, जैसे सिक्का है तो सिक्के के नीचे यहां ईयर लिखा होता है, इसके नीचे अगर डॉट लगा है तो ओए नीचे रख ले, अंदर रख ले चुपचाप। दोस्तों अगर डॉट लगा है तो वो नोएडा बना है, स्टार लगा है तो हैदराबाद, कोई सिंबल नहीं है तो कलकत्ता, बोलो क्लियर। आई थिंक यू गॉट द पॉइंट, बोलो। तो दिस इज द वे। तो ये हो गई सिक्कों के बारे में सारी कहानी, बस ध्यान से सुन लो, 2-3 बातें थी कि सिक्के कहां-कहां मिंट होते हैं। इंडियन कॉइनेज एक्ट 1906 2011 के अंदर ढाले जाते हैं, सबसे बड़ा सिक्का 1000 तक का आ सकता है, दैट्स इट। और सिक्के भारत सरकार की जिम्मेदारी है, वो लिखा हमने पॉइंट, किस भारत सरकार, और ब्रैकेट में लिख लो वहीं पे पहला पॉइंट था शायद, भारत सरकार के पहले का जगह हो या बाद में कहीं भी, वित्त मंत्रालय। अगर ये आ जाए कि भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय, तो पहले पॉइंट में वित्त मंत्रालय, लास्ट में लिख लो वित्त मंत्रालय। क्या मेरे सभी स्टूडेंट्स कॉइन्स की पूरी फिलॉसफी सीख गए? आ जाओ नोट्स की, नोट में नंबर 1, नोट में नंबर 1 पॉइंट, 1 रुपए का नोट, पहले हेडिंग डालो पेपर नोट्स, यहां पे डली हेडिंग, इसमें नंबर 1 पॉइंट, 1 रुपए का नोट, 1 रुपए का नोट एरो, 1 रुपए का नोट उस पर एरो, करेंसी ऑर्डिनेंस 1940, करेंसी ऑर्डिनेंस 1940, ऐसी लिखो एज इट इज, करेंसी ऑर्डिनेंस 1940 के अंतर्गत छापा जाता है। मतलब जो 1 रुपए के नोट की छपाई है वो करेंसी ऑर्डिनेंस 1940 के अंतर्गत आता है। मतलब जैसे भारत में सभी सिक्के इंडियन कॉइनेज एक्ट में लिखा है कि सभी सिक्के कैसे छापे जाएंगे, क्या होगा उसके नियम, ऐसी 1 रुपए के नोट के लिए क्या है, करेंसी ऑर्डिनेंस 1940। नंबर 2, 1 रुपए का नोट वित्त मंत्रालय भारत सरकार जारी करती है, 1 रुपए का नोट वित्त मंत्रालय भारत सरकार जारी करती है, साथ साथ लिखते रहो वरना छूट जाएगा, ऑनलाइन फोकस करो थोड़ा क्लास पे। 1 रुपए का नोट वित्त मंत्रालय भारत सरकार जारी करती है, कोई समस्या? फैक्ट्स हैं ये, तो फैक्ट्स हैं, लिखते लिखते भी सीख जाओगे, बोलो यस। नेक्स्ट पॉइंट, 2 रुपए एवं उसके ऊपर के सभी नोट्स, 2 रुपए एवं उसके ऊपर के सभी नोट्स, 2 रुपए एवं उसके ऊपर के सभी नोट एरो आरबीआई द्वारा छापे जाते हैं, बोलो सीख गए। अच्छा 1 रुपए के नोट पर एक पॉइंट और था कि 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर वित्त सचिव, सब जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो लिख लें बस, जो नहीं जानते हैं कि 1 रुपए के नोट पर, बाकी सभी नोट पर आरबीआई के गवर्नर साइन मारता है, लेकिन 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव, वित्त सचिव। नेक्स्ट, भारत में नोट निम्न स्थानों पर छापे जाते हैं, भारत में नोट निम्न स्थानों पर छापे जाते हैं, भारत में नोट निम्न स्थानों पर छापे जाते हैं, डैश ए नासिक, कॉमा महाराष्ट्र, नासिक इज इन महाराष्ट्र। नेक्स्ट बी देवास, ब्रैकेट में मध्य प्रदेश, ए नासिक महाराष्ट्र, बी देवास मध्य प्रदेश, सी सालबोनी, दिस इज द स्पेलिंग फॉर सालबोनी, सालबोनी, कॉमा वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, डी मैसूरू कर्नाटका, मैसूर जैसे बोलते थे अब बोलते हैं मैसूरू कर्नाटका। क्लियर? एक कहानी सुनो, एक स्टेटमेंट सुनो गौर से, भारत में नोट 4 जगह छापे जाते हैं, देवास, नासिक, सालबोनी और मैसूरू, सही है, बहुत गौर से सुनना। बोले जो देवास और नासिक हैं, नासिक और, बात नोट्स की चल रही ना, तो अगर हम बात करते हैं दोस्तों, जो नासिक और देवास हैं, ये दोनों प्रेस, अगर सुनना चाहते हो तो सुन लो चुपचाप, ये दोनों प्रेस, इसका नाम है एक्चुअली करेंसी नोट्स प्रेस, इस प्रेस का नाम है करेंसी नोट्स प्रेस, इसका नाम है बैंक नोट्स प्रेस, बैंक नोट्स प्रेस। ये दो प्रेस जो हैं, करेंसी नोट्स प्रेस नासिक, बैंक नोट्स प्रेस देवास, दे आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के द्वारा ओन्ड है ये, मतलब इनका जो मालिक है वो भारत सरकार है, लेकिन नोटों की छपाई आरबीआई की जिम्मेदारी है। अभी तो लिखा है 2 रुपए के ऊपर सभी नोट कौन छापता है, लेकिन जो नोट छापने की 4 प्रेस हैं, इनमें से 2 प्रेस भारत सरकार के द्वारा स्वामित्व है, नासिक और देवास वाली। क्या मेरी भाषा और मेरी बात समझ पाई या नहीं? थोड़ा टेक्निकल है हल्का सा, कि नोट छापने का काम तो आरबीआई का है, लेकिन नासिक और देवास की जो नोट छापने की प्रेस है, दे आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट, उनका मालिक कौन है? कोई समस्या? दोस्तों आरबीआई जो है, आरबीआई की एक सब्सिडरी है, सब्सिडरी, सब्सिडरी का मतलब होता है सहायक निकाय, दैट इज सब्सिडरी, सहायक, सहायक, दैट इज सब्सिडरी। सब्सिडरी का मतलब थोड़ा और समझो अच्छी तरह, जैसे हमारी कोचिंग का नाम है खान ग्लोबल स्टडीज, हमने क्या किया, एक जो हमारी बुक्स हैं उसके लिए खान ग्लोबल स्टडीज एक पेरेंट कंपनी होती है, इसको बोलते हैं पेरेंट कंपनी, जो सबसे बड़ी है, इसके नीचे जो छोटी छोटी कंपनियां काम करती हैं, एक्चुअली इन्हीं को बोलते हैं क्या, सब्सिडरीज। नहीं समझ पाए? जैसे हमारी एक कंपनी है मेन टीचिंग की, दैट इज कॉल्ड खान ग्लोबल स्टडीज, हमारी कंपनी में एक केजीएस पब्लिकेशन है, वो इसकी एक सब्सिडरी है,
ऐसी वो किताबें वगैरह निकालता है। ऐसी कल को हम बनाएंगे, मान लो जो भी एग्जांपल है मेरा हाइपोथेटिकल, मेरी मर्जी का, कि मान लो कल को एक हमारा केजीएस हॉस्पिटल आ गया, वो हमारी सब्सिडरी हो गई, बोलो यस। एक हमारा केजीएस टिफिन सर्विस, मान लो हम कुकिंग या खाने का काम करने लगे, तो मतलब बच्चों के फूड अलाउंसेस का, सॉरी फूड फूडिंग सिस्टम आपको देने लगे, या पीजी वगैरह देने लगे, तो ये सब हमारी सब्सिडरीज होंगी। नहीं समझ पाए भाई? देखो आरबीआई बेचारा कितना बड़ा काम करता है। क्या करता है हमने पढ़ लिया अपनी क्लास में कि पूरे हिंदुस्तान में मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। बताओ भैया किसका काम है? कोई समस्या? तो भाई साहब आरबीआई इतना बड़ा काम देखता है, अब ये नोटबुक छापने का काम भी अगर आरबीआई देखने लगेगा तो रायता फैल जाएगा। इसलिए आरबीआई ने क्या किया? देख लो बेटा, पहली बार तुम्हें सुनने को मिल रहा है जीवन में, और जो बाजार में शिक्षक घूम रहे हैं ना बच्चों का करियर बर्बाद करते हुए, 90% बर्बाद हुए हैं और खुद दूसरों का भी बर्बाद कर रहे हैं। मैं ऐसे ही बोलता, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि इकोनॉमिक्स जैसा सब्जेक्ट आधों को तो आता ही नहीं है। कम से कम 4-5 ऐसे टीचर हैं जो डायरेक्टली बोलते भी हैं, सर हम आपके नोट्स पढ़ के ही पढ़ाते हैं क्लास में। ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े टीचर्स मिले कई बार, अभी कहीं मिलते हैं तो दोस्तों फिर वो बताने लगते हैं, भावनाएं तो निकली आती है ना देखकर कि यार यही बंदा जिसके नोट्स पढ़ के, दोस्तों बहुत वर्षों से काम कर रहे हैं इसी फील्ड में, बार बार तुम्हें बता रहे हैं। बाकी और लोगों को भी बनाएंगे अभी नए नए टीचर। अभी दोस्तों कल हमारा एक स्टूडेंट बढ़िया इंदौर के कोचिंग में टीचर बना, फोटो अपनी बढ़िया खींच के भेजी। तो ऐसी बहुत टीचर्स बनाए दोस्तों हिंदुस्तान में, ऐसे अलग अलग कोचिंग में अलग अलग इकोनॉमिक्स की कम से कम 10-12 टीचर्स हैं डायरेक्टली ऐसी आपकी उम्र में क्लास में आए, उनका बाद में करियर नहीं बना, 1-2 साल बाद मिले, कह रहे सर हमें भी टीचर नाम का सब्जेक्ट, कह रहे इकोनॉमिक्स हमने आओ बेटा, तो फिर हमने उसकी मदद करी, जितनी मदद हो सके। कौन ये सर? तो सुन लो ध्यान से इन चीज को जो मैं पढ़ा रहा। क्या हम बात कर रहे हैं कि आरबीआई ने नोट छापने के लिए अपनी एक सब्सिडरी बना रखी है। आरबीआई ने नोट छापने के लिए क्या बनाई? सब्सिडरी, जिसका नाम है बीआरबी एनएमपीएल। बीआरबी एनएमपीएल, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। दिस इज कॉल्ड बीआरबी एनएमपीएल, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। मतलब आरबीआई की एक सब्सिडरी है और इसके दो जगह नोट्स प्रिंटिंग प्रेस है, और वो ये तालबोनी एंड मैसूरू। क्या बात समझे? तो आप इन दोनों नाम के आगे ऐसे लिख सकते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। दोस्तों बस इतना, इसके आगे कुछ भी लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कि आरबीआई की एक सहायक निकाय है या सब्सिडरी है, और इसके दो जगह इसके सामने तो आपने लिख लिया। मतलब क्या एक अच्छा ज्ञान मिला कि भारत में नोटों की छपाई कितनी जगह होती है, जिनमें से 2 प्रेस ओन्ड बाय द गवर्नमेंट और 2 प्रेस ओन्ड बाय द आरबीआई, मालिक है ना, और बाकी नोट छापने का काम सिर्फ किसका है? आरबीआई का। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, 2 रुपए एवं उससे ऊपर के नोट। बेटा 1 रुपए का नोट कौन से करेंसी ऑर्डिनेंस बताया 1 रुपए के नोट के लिए? अरे यार बोलिए, करेंसी ऑर्डिनेंस 1940, बोलो यस। और वित्त मंत्रालय। इसी प्रकार लिखो 2 रुपए एवं उसके ऊपर के नोट, एरो, 2 रुपए एवं उसके ऊपर के नोट। ऑनलाइन सभी लोग लिख रहे हैं, थम्स अप करिए। ऑनलाइन सभी लोग लिख रहे हैं, थम्स अप करिए जल्दी से। 2 रुपए एवं उसके ऊपर के नोट, एरो। आरबीआई अधिनियम 1934। बेटा आरबीआई की स्थापना कब हुई? लेकिन आरबीआई काम करता है 1934 के अधिनियम के तहत, बोलो क्लियर? तो लिख सकते हैं आरबीआई अधिनियम 1934 के अंतर्गत छापे जाते हैं। थैंक यू ऑनलाइन, थैंक यू सभी लोग लिख रहे हैं, शाबाश। 2 रुपए एवं उसके ऊपर के सभी नोट, थैंक यू ऑनलाइन, थैंक यू। आरबीआई अधिनियम 1934 के अंतर्गत छापे जाते हैं। इज इट ऑल राइट? तो 2 रुपए उसके ऊपर के नोट कौन से अधिनियम? आरबीआई अधिनियम 1934, सही है। मतलब आप जितने भी नोटों की छपाई है वो आरबीआई अधिनियम के अंतर्गत छापे जाते हैं। और लिख सकते हो कि सबसे बड़ा नोट 1000 रुपए, लिख लो एरो डालकर नीचे, सबसे बड़ा नोट छापा जा सकता है, एरो 1000 रुपए। 10,000, 10,000 सबसे बड़ा नोट छापा जा सकता है, एरो 10,000। तो भारत में आरबीआई कहता है कि हम सबसे बड़ा नोट कितने तक का छाप सकते हैं, कब कब छापा गया ये भी बताएंगे, पेशेंस रखिए। बोलो कितनी बात समझ गए? दैट्स इट। अलग से लिख लो, अलग से लिख लो नीचे। एक है दोस्तों, ये तो हो गया नोटबुक छापने की बात। एक और लिख लो, होशंगाबाद में, अलग से लिखो, होशंगाबाद में, होशंगाबाद में, एरो डाल के लिख लो नोट पेपर मिल। होशंगाबाद कहां है? मध्य प्रदेश। तो आप लिख लो नोट पेपर मिल, नोट पेपर मिल, और एरो डाल के लिख लो सभी नोट छापे जाते हैं, सभी नोट छापे जाते हैं। चलो बेटा ये हो गए नोट्स और कॉइंस की पूरी बातें, समझ में आ गया? आगे चले मेरे प्यारे साथियों। आप कई बार हम लोग क्योंकि मनी की बातें कर रहे हैं, नोट्स और करेंसी की बातें कर रहे हैं, मतलब कॉइंस और नोट्स की बातें कर रहे हैं, तो इसी सिलसिले में थोड़ा सा और ज्ञान दे दूं कि दोस्तों भारत में नोट छापने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ आरबीआई के पास है। ये तो हमने सीख लिया, 1 रुपए का नोट छोड़ दें तो, सही है। अब मुद्दा यह है, कई बार स्टूडेंट्स पूछते हैं या पूछते हैं कई बार क्लास में कि सर नोट आरबीआई छापता किस आधार पर है, या फिर आरबीआई नोट कितने छाप सकता है। दोस्तों दूसरा स्टेटमेंट सुनिए कि आरबीआई जितने चाहे उतने नोट छाप सकता है। क्या इस सेंटेंस में कोई समस्या? समस्या? 2 सेंटेंस मैंने बोले, फिर से देखो। भारत में नोट छापने का एक लौता अधिकार किसके पास? दूसरा स्टेटमेंट, आरबीआई जितने चाहे उतने नोट छाप सकता है। तीसरा पॉइंट, आरबीआई नोट किस आधार पर छापता है? नोट्स किस आधार पर छापे जाते हैं, या नोट अपने की प्रणाली, ये कह लो आप कि ऑन व्हाट बेसिस या ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच सिस्टम द नोट्स आर इशूड इन इंडिया, कि भारत में नोट जारी किए जाते हैं। दोस्तों भारत में जो नोट जारी किए जाते हैं वो 2 तरीके से, मैं आपको ये बता रहा हूं कि आरबीआई जो नोट जारी करता है उसका भी तो कोई तरीका होगा। दोस्तों उसके 2 तरीके पढ़ाएंगे हम आपको। एक पढ़ाएंगे ओल्ड सिस्टम, पुरानी प्रणाली, मतलब पुरानी विधि, पुरानी प्रणाली, और एक हम बताएंगे आपको न्यू सिस्टम, न्यू प्रणाली, नई प्रणाली, मतलब आजकल किस आधार पर छाप रहा है। ध्यान समझना, यहां पे आप लिख सकते हैं 1956 तक, और यहां पे लिख सकते हैं 1956 से, 1956 से। मतलब भारत में नोट छापने का पुराना सिस्टम क्या था 1956 से पहले पहले, और 1956 के बाद सिस्टम क्या है, सीखेंगे क्या? 1956 से पहले दिस सिस्टम वाज कॉल्ड प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। आप हमेशा सोचते हैं
कि सर आखिर आरबीआई नोट किस आधार पर छापता है, कितने छाप सकता है? तो पुराने सिस्टम का नाम था प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम, दैट इज अनुपातिक आरक्षित प्रणाली, अनुपातिक आरक्षित प्रणाली, आरक्षित प्रणाली, अनुपातिक आरक्षित प्रणाली। तो पुराना सिस्टम वाज कॉल्ड अनुपातिक आरक्षित प्रणाली, प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम। क्या था ये? 1956 से पहले पहले बात करेंगे। आजकल जिस सिस्टम के तहत नोट छप रहे हैं दैट इज कॉल्ड मिनिमम रिजर्व सिस्टम, मिनिमम रिजर्व सिस्टम, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, शॉर्ट में कहते हैं एमआरएस, हिंदी में न्यूनतम, न्यूनतम, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली। तो पहले बताते हैं कि ये ओल्ड सिस्टम क्या था और फिर बताएंगे न्यू सिस्टम क्या है। तो इन द ओल्ड सिस्टम, इन द ओल्ड सिस्टम जो आरबीआई नोट छापता था, इसमें आरबीआई को 40% तक गोल्ड के रूप में रखना होता था, गोल्ड रखना होता था। बस खत्म है। समझा? मैं दूंगा एक लाइन में, आप समझ जाएंगे कि मान लो आरबीआई को 1 लाख रुपए छापने हैं, कितने कितने कितने? तो 40,000 रुपए के बराबर का आरबीआई रखेगा गोल्ड और फिर 1 लाख रुपए छाप लेगा। क्या समझ गए? ये था पुराना सिस्टम कि अगर आरबीआई को 10 लाख के नोट छापने तो पहले 4 लाख के बराबर का क्या रखे? गोल्ड। 40% आरबीआई को क्या रखना होता था? गोल्ड। कछु समझ में आ रहा हो? कितनो जिंदगी मोड़ी करी, थोड़ो 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 थोड़ो। हाँ, तो दोस्तों अगर हम बात करें तो 40% क्या रखना होता था? गोल्ड, और फिर नोट छाप लो। बोलो समझ गए? लेकिन 1956 तक ही इस सिस्टम को यूज किया गया। 1956 के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में पीआरएस की जगह एमआरएस आ गया, अनुपातिक आरक्षित प्रणाली की जगह न्यूनतम आरक्षित प्रणाली आ गई। इसमें ये अनुपात अनुपात का सिस्टम हटा दिया। अभी तक आरबीआई जब भी एडिशनल लाख रुपए छापता था तो 40% गोल्ड रखता था, लेकिन अब मिनिमम रिजर्व सिस्टम में क्या किया? ऑनलाइन फोकस। मिनिमम रिजर्व सिस्टम में क्या किया? दैट्स वेरी सिंपल, दैट्स वेरी सिंपल। मिनिमम रिजर्व सिस्टम में किया कुछ यूं कि आरबीआई ने कहा बेटा केजीएस यूजर कह रहे हैं नहीं समझ रहे सर, तो मत समझो, क्या दिक्कत है भाई? एक दो चीजें नहीं भी समझोगे तो क्या दिक्कत है यार? ऐसे तो हमारे इनमें भी बेटे बहुत सारे नहीं समझ रहे, एक दो, तो क्या दिक्कत है? नहीं समझो भाई, जितना समझ में आ रहा हो उतना ही समझो। क्या फायदा इस दिमाग पे ज्यादा लोड देने से? अरे बोलो ऐसे, दिमाग पे लोड देने का नहीं, जितना जितना समझ में आए समझते जाओ, जो नहीं आए छोड़ते जाओ। क्या करना? बोलो सही है कि नहीं? लोड देने का नहीं बेटा। दोस्तों ध्यान सुनो, तू इतना गधा है, तू ऐप में नाम तो रख नहीं पाया केजीएस यूजर, तू समझेगा कैसे बे? चल यहाँ से। दोस्तों मतलब इसका नाम है केजीएस यूजर, जो ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसमें नाम आता है, अब इसको ये नहीं पता नाम कैसे रखते हैं। तो कोई इतना मूर्ख है कि ऐप में नाम भी नहीं रख पा रहा अपना, तो वो कैसे समझेगा भाई? इसका मतलब उसकी कहानी तो वैसी खत्म हो गई पैदा होते ही। बोलो बेटा तुम्हारी कहानी खत्म है, तुम रहने दो। तुम देखो यहाँ देखो, तुम्हें इतना सा समझ में नहीं आया कि लाख रुपए छापने के लिए 40% गोल्ड रखना है, फिर लाख छापने हैं तो ये क्या ही कर लेंगे ऐसे लोग? कल को मान लो सरकारी नौकरी में पहुंच भी गए तो बेटा तुम अपनी सरकार को लूट खाओगे, बर्बाद हो जाएगी सरकार। पहले तुम रहने दो बेटा, यहाँ देखो। फिर तुम ये वाला तो तुम्हारे बस की है ही नहीं। इसको देखना, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अब आरबीआई ने क्या कर दिया? देखो सभी बैंकों के पापा हैं, और याद रखना आरबीआई के पापा हैं वित्त मंत्रालय, भारत सरकार। बोलो यस। तो वर्तमान में भारत सरकार ने आरबीआई से कहा एमआरएस के अंतर्गत कि आपको हमेशा मिनिमम 200 करोड़ रखने हैं और फिर आप जितने चाहें उतने नोट छापते जाइए। बस खत्म सिस्टम। और इसमें भी साफ साफ कहा कि 115 करोड़ के बराबर गोल्ड रखिए आप, सोना स्वर्ण, और 85 करोड़ के बराबर आप दोस्तों विदेशी मुद्राएं रखिए, फॉरेन रिजर्व। मतलब आजकल आरबीआई अपने पास हमेशा मिनिमम मैंडेटरी 200 करोड़ रखता है। बोलो क्लियर? और फिर नोट छापता है। तो दिस इज द सिस्टम व्हिच इज वर्किंग नाउअडेज। मतलब और प्यार से समझो कि आरबीआई को हमेशा एक न्यूनतम आरक्षित अपने पास रखना है, दैट इज 200 करोड़। हमेशा रखे होने चाहिए 200 करोड़, इतना 200 करोड़। बोलो लग गए? आप जितने नोट छापने छापो, जब छापने छापो, कोई सिस्टम नहीं है। बोलो समझ गए? दैट इज कॉल्ड मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इज इट ऑलराइट? कुछ और बताएं क्या दोस्तों? नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं 1 अप्रैल 1957 से मनी में ये सब कॉन्सेप्ट फैक्चुअल चीजें चल रही हैं, अभी कॉन्सेप्चुअल चीजें आएंगी, कॉन्सेप्ट आएगा। तो 1 अप्रैल 1957 से भारत ने डेसिमल करेंसी सिस्टम, डेसिमल करेंसी सिस्टम, दशमलव करेंसी प्रणाली, दशमलव, दशमलव, लब यही हो गया, बाकी मात्रा, करेंसी प्रणाली। दोस्तों जैसे भी केजीएस यूजर क्या था नहीं समझ में आ रहा, तो भाई क्या होता कि ये गधा है, इसके माँ बाप ने तो अच्छे स्कूल में पढ़ाया नहीं, या ये पढ़ा है तो उसने पढ़ा नहीं। वो क्या? देखो दोस्तों तुम्हें भी सिखाते हैं, ऑनलाइन जितने भी स्टूडेंट है वो भी सीख लें। कभी भी किसी टीचर से क्लासरूम में ऐसे नहीं बोलते कि सर कुछ भी समझ नहीं आ रहा। ये तुम्हारी बदतमीजी और गधापन दिखाता है। टीचर से क्या पूछते हैं? कोई पर्टिकुलर चीज, सर ये वाली चीज इसमें समझ नहीं आई, सर ये बता दो। दोस्तों टीचर आपको बार बार बताएगा। बोलो जी सर, अब तुमने तो ऐसे कह दिया सर कुछ भी समझ नहीं आ रहा, इसका मतलब तुमने चप्पल उठाई मुंह में मार दी हमारे उठाकर, बहुत बुरी बेइज्जती हो गई। नहीं देगा मतलब फिर हम 1.5-2 घंटे से क्या कर रहे हैं यहाँ पर? फिर हमारे जैसे इतने मोड़ी मोड़ा बैठे, या तो जो उल्लू या हम उल्लू। मतलब अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा इसका तुम सभी उल्लू हो, या फिर तुम सब उल्लू नहीं हो तो हम उल्लू हैं। तो इसका मतलब कभी किसी टीचर से ऐसे नहीं पूछते क्लास में। ये सब चीजें तो आपके स्कूल में आपके टीचर्स ने सिखानी चाहिए। तभी मैंने एक डायलॉग मारा, फिर से मारते हैं। या तो आपकी स्कूल अच्छी जगह से नहीं करवाया माँ बाप ने, या करवाया तो आपने अच्छी तरह वहां पढ़ाई नहीं करी। बोलो यस। क्या टीचर से पूछते हैं कि सर इस वाली चीज में ये सर 200 करोड़ वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, या सर 200 करोड़ में ये 40% ये समझ नहीं आया, ये बताइए। आप ऐसे कहोगे सर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, इसका मतलब मैं क्या लक्कू बंदर हूं क्या यहाँ पर? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। कोचिंग ने मुझे ऐसी हायर कर रखा है भाई साहब, तो क्या ही बताएं? जितनी तुम्हारी 3 साल की पगार होगी उससे ज्यादा हम 1 महीने में लेते हैं इनसे। विद्या माता की कसम, बिल्कुल 100% सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं दोस्तों। तो यार इतना पैसा कहां से देंगे ये लोग मुझे? अरे बोलो ये तो मेरी सिर्फ कोचिंग की कमाई है। ऐसे और इससे बड़े बड़े 7-8-10 सोर्स और भी है मेरे पास। क्या आप बात समझेंगे? नहीं अब है तो है, क्या किया जाए भाई? ये तो पढ़ाई करी हमने इसी विषय में। अब डॉक्टर बन के हॉस्पिटल खोलते नहीं समझेगा? डॉक्टरेट ऑफ कॉमर्स और इकोनॉमिक्स में अब क्या करेंगे? व्यापार करेंगे हम दोस्तों। क्या बात समझेंगे? नहीं आई एम द डॉक्टरेट ऑफ माय सब्जेक्ट। अगर मैं अपने सब्जेक्ट में बड़ा इंजीनियर होता, बीटेक एमटेक करा होता, तो मैं दोस्तों बड़े बड़े लाइक इंजीनियरिंग काम कर रहा होता आज। समझ सही है नहीं? इसलिए आप लोगों ने तो जैसी पढ़ाई करी, लेकिन अब पढ़ाई कर लो कंपटीशन की बहुत ईमानदारी से, फिर तुम्हारा भी सिलेक्शन हो जाएगा इस पढ़ाई से। समस्या ये है कि हमारी आधी ज्यादा जनता अपनी पढ़ाई को पढ़ाई की तरह पढ़ती नहीं है।
वो सिर्फ पढ़ती है किस लिए? एक गोल के लिए कि बीकॉम का पेपर होगा इसलिए पढ़ लो। दोस्तों हमने किताबें इसलिए पढ़ी कि आखिर इतनी सारी मोर देन 100 से ज्यादा केस स्टडीज पढ़ी पूरे वर्ल्ड की कि कैसे लोग रिच हुए, कैसे मैकडोनल्ड बना, कैसे केएफसी बना। दोस्तों अभी तो छोटी उम्र है हमारी 37 ईयर्स, जब असली कमाल कर रहे होंगे 60 साल की उम्र में, मतलब आज से 27 साल बाद, मैं 23 साल बाद, बोलो जी यस। तो 23 साल बाद अभी हमें बहुत काम करना है 23 सालों तक। जैसे केएफसी के ओनर है, उन्होंने 60 साल के बाद रिटायरमेंट के बाद केएफसी प्लान किया और आज देखो पूरे वर्ल्ड में केएफसी है। दोस्तों ऐसे ही हमारा भी अभी तो ये रिसर्च चल रही है, शोध चल रहा है, चीजें कभी सीखते, कभी कोई व्यापार खोलते, फिर वो बंद करना पड़ता। कई सारे बंद भी हुए हैं दोस्तों, अच्छे अच्छे लॉस भी रहे हैं जीवन में। तो ये तो सब खट्टा मीठा अनुभव है जीवन का, कमाने सुनो। तो इसलिए आप अपने काम को, समय को ईमानदारी से निभाएं, तो देखो परमात्मा तुम्हें तुम्हारी ऊंचाइयां जरूर देगा। बोलो जी। तो जब भी किसी टीचर से सवाल पूछना है तो क्या पूछना है बेटा कि सर ये वाले में ये समझ नहीं आया, ऐसे नहीं जाना सर कुछ भी समझ नहीं आ रहा। दोस्तों क्या बिल्कुल नहीं, समझ में नहीं आ रहा, जल्दी बोल। भाभी बैठ जाओ, लल्लू सवाल है तुम्हारा। क्या सवाल है? बोलो लल्लू। लल्लू सवाल है तुम्हारा, है देख लो। कह रहा है दोस्तों जब आरबीआई जितने चाहे उतने नोट छाप सकता है, बढ़िया सवाल है वैसे तो उसका, उसके मन में, लेकिन हमारे तो लल्लू ये वो कैसे एक ही लाइन बोलेंगे, अरे ये तो हमारे दिमाग में आई नहीं। और कह रहा फिर दूसरे देशों से या ये मैं वर्ल्ड बैंक से और जोड़ देता हूं, सुंदर बनाता हूं सवाल को, लोन क्यों लेते? अबे तो आरबीआई से नोट छाप सकता है वो भी इंडियन रूपी, लेकिन लोन लेते हैं डॉलर में। हो गया जवाब? हो गया जवाब लल्लू? नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ? अब इसका दूसरा सवाल होगा। अबे रुक जा, मैं सारे सवाल का जवाब दूंगा, रुक जा, आराम से बैठने दे थोड़ा। देखो दोस्तों, तो अब वो ये कि लोन लेते हैं दूसरे देशों से तो फॉरेन करेंसी में लेते हैं बेटा। और क्यों लेते हैं? क्योंकि मान लो हमारे पास फॉरेन करेंसी खत्म हो गई और हमें करना है आयात, तो आयात का बिल क्या हम इंडियन रूपी में चुकाएंगे? तो तुम कह रहे हैं कि नोट छाप लो और आयात करो, पे कर दो, तो इसलिए हम लेते हैं डॉलर, यूएस डॉलर, यूरोपियन यूरो, यूके पाउंड, चाइनीज युआन, यूएन, ये जो भी यूके पाउंड है जो भी, या जापानीज येन। तो हम बड़ी बड़ी करेंसी जो है जिन्हें हम इकोनॉमिक्स में हॉट करेंसी कहते हैं, एवरीवन क्या कहते हैं, तो हम ये हॉट करेंसी में लोन लेते हैं। मिल गया जवाब? लल्लू क्वेश्चन यस और नॉट? नाउ ऐसी मिस्टेक को एक और सवाल पूछ सकता है, और वो ये कि सर जब आरबीआई ही, अब तुम लोग नहीं पूछोगे, मुझे पता है कि तुम बहुत स्मार्ट हो चुके हो, लेकिन अगर 2-3 दिन पहले होता शायद तुम पूछ लेते कि आरबीआई, जब मैं 2-4 दिन पहले अगर ये टॉपिक पढ़ा था तुम्हारे मन में एक सवाल आता, लेकिन अब नहीं आएगा, और अब भी आता है तो इसका मतलब तुम लल्लू थे, लल्लू हो। नहीं ये नहीं कह सकते, थोड़ी मेहनत करोगे तो शायद लल्लू ना रहो। ये नहीं कह सकते दोस्तों, भविष्य के लिए नहीं बता सकते, वर्तमान तुम्हारा बता सकते हैं। कमाने सुन, भविष्य में कभी नहीं, ऐसे कोई बंदा डिमोटिवेट हो जाए, भविष्य नहीं, भविष्य तुम्हारा अच्छा होगा, बस आज वर्तमान अच्छा होगा। तो कमाने सुन, वर्तमान को अच्छे से जियोगे तो देखो दोस्तों, तो तुम्हारे मन में एक सवाल आता है कि सर आपने तो अभी बोला कि आरबीआई जितने चाहे जब चाहे नोट छाप सकता है, सुपर स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ध्यान सुनना, लेकिन बहुत लल्लू टाइप लगेगा तुम्हें। वो ये फिर सरकार क्यों कहती है कि हाई गरीबी, हाई बेरोजगारी, है ना? जब जितने चाहे उतने नोट आरबीआई छाप ही सकता है सर, आपने तो कहा भी अभी, तो फिर क्या कहते हैं हाई गरीबी, है ना भाई साहब? और तो आपने तो ये भी बता दिया नोट भारत में छापे जाते हैं, और तो ये भी बता दिया होशंगाबाद में नोट पेपर मिले, और देवास में इंक बनती है दोस्तों, याद रखना, पेपर में आ जाए इंक बनती है देवास। तो सवाल ये है कि सर इंक भी यही बनती है, नोट के पेपर भी यही बनते हैं, मशीनें भी हैं, तो काहे कहते हैं हाई गरीबी, हाई गरीबी, हाई गरीबी? फिर तो सरकार आरबीआई काम करे, नोट पर नोट, नोट पर नोट, नोट पर नोट, नोट पर नोट पर नोट पर छापती जाए, और दोस्तों रातों रात आपके घर के बाहर 4-4 बोरे भर भर के नोट रख दे, और सवेरे दरवाजा खोलो बोरी गिरे, पैसा पैसा क्यों करती है, पैसे पे तू क्यों करती है? बोलो है ना? तो फिर तुम कहोगे इस बार मोदी जी 500 पार, बोलो है ना? सही बात है। लेकिन तुम्हारे जैसे जैसे मैं सवाल बुन रहा था, तुम्हारे मन में जवाब भी बुनता जा रहा था कि सर ऐसा आरबीआई कभी नहीं कर सकती क्योंकि इन्फ्लेशन आ जाएगा। बोलो ये हाई स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, अभी तुम्हें लल्लू लग रहा है, ऐसे इसका क्वेश्चन तो हाई स्टैंडर्ड था लेकिन वैसे लल्लू हो गया। बोलो समझ गए नहीं? दोस्तों हम विदेशों से या दूसरे देशों से ऋण क्यों लेते हैं? क्योंकि हमें मान लो या हमारे देश की सरकार को या हमारे देश की किसी कंपनी को यहाँ पर बड़ा सा प्रोजेक्ट लगाना है, दूसरे देश में जाकर प्रोजेक्ट लगाना है, ये कोई भी रीजन है, तो इसलिए हम विदेशों से विदेशी मुद्राओं में लोन लेते हैं। बोलो जी यस ना? क्या? हाँ ये सेकंड लल्लू आ गया भाई साहब मार्केट में। आजा मेरे लाल, कौन है ये देखो कितना बड़ा, याद देवा दोस्तों, क्या कह रहा है? ये क्या कह रहा है कि सर आरबीआई नोट पे नोट छाप दे और फिर दूसरे देश से एक्सचेंज करा ले, है, और आयातों का बिल दे दे। तो भैया ये बताओ कि ऐसा कौन सा देश उल्लू होगा जो भारत का रुपया ले लेगा? क्या भारत का रुपया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इतना स्टैंडर्ड है क्या? तो सवाल तुम्हारा सोच तो सही था, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया सवाल था, लेकिन कोई भी मतलब हमारा देश का इंडियन रुपी लेगा नहीं, इसलिए काम नहीं होगा। क्या देखो ये सब फालतू बातें नहीं, बता दिया ना, हो गया सर। ऐसे फालतू का सोचोगे तो फिर टॉपिक नहीं पढ़ा पाएंगे ना, ये सब नहीं, दरोगा के लिए सब काम का है नहीं है, किसी भी एग्जाम के लिए मान लो। हाँ है, आगे बढ़ लेंगे, फॉरेन ट्रेड उसमें बता देंगे, आज ही बता देंगे क्या? अभी तो बच्चा पैदा हुआ है, बड़ा तो होने दो उसको ना। दोस्तों कितनी बातें सीख गए? तो हमने नोट्स, कॉइन्स, करेंसी का पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया। अच्छा हाँ, मैं यहाँ पे था डेसिमल करेंसी सिस्टम। ये सुनो क्या है, 1 अप्रैल 1957 में भारत ने डेसिमल करेंसी सिस्टम को अपनाया। दोस्तों ये क्या है? इसका मतलब बिल्कुल सिंपल सा है कि 1 अप्रैल 1957 से पहले हमारे भारत में चलते थे आना। आपने सुना होगा 1 आना, 2 आना, 4 आना, 12 आना, 8 आना, 16 आना चलता था। दोस्तों यहां पर क्या था कि 16 आना बराबर 1 रुपए। बोलो यस। हमने क्या किया, बहुत ध्यान समझना, हमने क्या किया, आना सिस्टम को हटाना और पैसा सिस्टम लाना, इस कॉल्ड डेसिमल करेंसी सिस्टम। बोलो समझ गए कि आना सिस्टम को हटाना और पैसा सिस्टम लाना, इस कॉल्ड डेसिमल करेंसी सिस्टम। ध्यान समझना। अभी यहां पे हम 16 आने का 1 रुपए बनाते थे, इसमें हमने क्या कर दिया, 100 पैसे। बोलो समझ गए? नहीं समझ पाए? 100 पैसे बराबर क्या, 1 रुपए। सो दिस इज कॉल्ड डेसिमल करेंसी सिस्टम। कुल मिला के छोड़ो, 100 रुपए डेसिमल में आ गया ना, 100, तो इसको हम बोलने लगे डेसिमल करेंसी सिस्टम। मतलब पहले हम लोग यूज करते टका आना। बोलो यस। आपने दादा दादी जी से पूछिएगा, वो बताएंगे, है ना। लेकिन फिर हम यूज करने लगे आजकल पैसा। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा ज्ञान दूंगा, इतना ही नहीं। फिर दोस्तों इसी में आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं 1964 तक हम यूज करते थे नया पैसा।
मतलब 1964 तक इसी में हमने कहा कि सीधी बात छोड़ो, पैसा सिस्टम लाना इज कॉल्ड डेसिमल करेंसी सिस्टम। बोलो क्लियर? तो पहले हमने बनाया था 1957 से 1964 तक क्या नया पैसा, क्या बोलते थे हम? नया पैसा। लेकिन 1964 के बाद हम बोलने लगे पैसा। बोलो क्या बोलने लगे? पैसा। सो दिस इज डेसिमल करेंसी सिस्टम। बोलो जी क्लियर ना? अब अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। मनी के बारे में आज बढ़िया फंडामेंटल ज्ञान आपको मिल गया। बोलो जी यस। थोड़ा सा और ज्ञान दे देते हैं। और दोस्तों बोल सकते हो आप, हेडिंग डालो भारत में विमुद्रीकरण। इसमें मनी का और ज्ञान मिलेगा आपको। भारत में विमुद्रीकरण, इसमें और ज्ञान मिलेगा थोड़ा सा। भारत में विमुद्रीकरण, इसमें और ज्ञान मिलेगा थोड़ा सा। डीमोनेटाइजेशन इन इंडिया, विमुद्रीकरण, डीमोनेटाइजेशन। वैसे तो आप सभी लोग जानते हैं नोटबंदी, डीमोनेटाइजेशन क्या होता है। डीमोनेटाइजेशन इन इंडिया सब लोग जानते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक टेक्निकल मीनिंग दूंगा और देखते जाना समझ में आया या नहीं आया, अपने आप बता देना कि डीमोनेटाइजेशन, अपने आप बताना, मैं नहीं बता रहा। विमुद्रीकरण का मतलब होता है किसी भी नोट पे आरबीआई द्वारा लीगल टेंडर का दर्जा खत्म करना। हाथ ऊपर करके सम्मान दीजिए कितने स्टूडेंट को समझ आ गया। दैट्स इट। बस जिनको नहीं आया उनको सीखने की जरूरत भी नहीं है, ऐसे ही छाप लो बस। बोलो समझ गए? आज ही बताया लीगल टेंडर, आज ही बताया, और दोस्तों आज ही उसको खत्म भी कर दिया। अपने आप समझ में आ गया। जो ध्यान से सुन रहा है, जिसको सच में कुछ बनना है, वो जरूर समझ गया। जिसको बनना ही नहीं है उसके साथ मैं क्यों मेहनत करूं? तो भाई साहब इतनी बात समझ गए आप? क्या अगर आरबीआई किसी भी नोट से लीगल टेंडर को क्या कर दे, समाप्त कर दे, लीगल टेंडर विड्रॉल कर ले अपना, तो इसको वो जो कागज, वो जो नोट है उसकी वैल्यू कागज के बराबर हो जाएगी, है ना? अभी तो मैंने बताया था लीगल टेंडर वैध मुद्रा कि आप बात है एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज करना है। बोलो यस। हमने कहा लीगल टेंडर खत्म, इसका मतलब अब आप उसे क्या मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर प्रयोग कर सकते, वो नोट कागज के बराबर हो गया। दैट्स कॉल्ड डीमोनेटाइजेशन। ये दोस्तों विमुद्रीकरण या नोटबंदी की डेफिनेशन है, इसे कहते हैं नोटबंदी। बाकी आप सरल भाषा में जानते हो, कोई नोट प्रचलन में चल रहा है, आरबीआई वापस ले ले, उसे बोलते हैं, उसको मैंने अच्छी भाषा में लिखवा दिया। अब हम बात करेंगे भारत में, इसी टॉपिक में मैं बात करता हूं कि भारत में बड़े बड़े नोटों की कहानी और भारत में विमुद्रीकरण की भी कहानी। तो सबसे पहली बार आप लिखिए 1934 में एरो, भारत में पहली बार 500 एवं 1000, भारत में पहली बार 500 एवं 1000 के नोट छापे गए। समझाऊं या समझ गए? मतलब हम इसमें दो चीजें पढ़ाते हैं एक साथ, हम एक विमुद्रीकरण का इतिहास और साथ में बड़े नोटों का भी इतिहास। तो दोस्तों पहली बार भारत में बड़े बड़े नोट, मतलब 500 और 1000 रुपए के नोट कब आए? नेक्स्ट 1938 में, ऑनलाइन सभी लोग लिखिए, 1938 में एरो पहली बार 10,000 के नोट छापे गए। क्या अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था? क्या अभी मैं बताऊंगा? तो पहली बार 10,000 के नोट कब छापे गए? 1938 में। बोलो आनंद आ रहा है? 1946 में, नेक्स्ट पॉइंट, 1946 में 1900 एरो भारत में प्रथम विमुद्रीकरण, और इसे अंडरलाइन कर लेना, डब्बे में बंद कर लेना अच्छे से। भारत में प्रथम विमुद्रीकरण, और एरो डाल के लिख लो, याद करो जो 1000 रुपए का नोट आया था ऊपर और 10,000 का आया था, दोनों बंद हो गए। एरो डाल के लिख सकते हो रुपीज 1000 एवं 10,000। एरो डाल के लिख लो रुपीज 1000 एवं 10,000, 1000 एवं 10,000। तो पहली बार भारत में पहला विमुद्रीकरण कब हुआ? कौन कौन से नोट का हुआ? कोई समस्या? नेक्स्ट 1946 हुआ क्या? अभी 1954 अभी 1000 और 10,000 का नोट बंद कर दिया। तो लिखो एरो डाल के 1000 एवं 10,000 का नोट दोबारा छापे गए, 1000 एवं 10,000 के नोट दोबारा छापे गए। देखो दिलीप राज पूछ रहा है 1 लाख का कब आया था? बेटा अपने पापा से पूछना, मुझे नहीं आता। तो दोस्तों ठीक है नहीं, शायद इसके पापा बता दें, कहीं बेटा जूता रखा है, बताते हैं। यस दोस्तों 1000 एवं 10,000 के नोट दोबारा छापे गए एवं पहली बार 5,000 के नोट आए छापे गए, एवं पहली बार 5,000 के नोट छापे गए। आनंद आ रहा है? तो पहली बार 5,000 के नोट कब छापे गए? सही है, 1954 आ गया। अब एक और आएगा 1978, 1000 एरो डाल के लिखो, 1000 रुपए, 5,000 रुपए और 10,000 रुपए, 1000, 5,000 और 10,000 रुपए। एरो डाल के लिखो भारत का दूसरा विमुद्रीकरण, खत्म बात। तो भारत में दूसरा विमुद्रीकरण कब हुआ? 1978 में। और कौन कौन से? 1000, 5,000 और 10,000। बोलो आनंद आ गया? 78 आ गया क्या? अब लिखो 2000, 2000 एरो डाल के रुपीज 1000 के नोट छापे गए, रुपीज 1000, फिर से 1000 का नोट आ गया। तो 1000 का नोट कब आया, कब गया, कब आया, कब गया, समझ में आया? अब लिखो सीधा 8 नवंबर 2016। क्या आप जवान थे उस समय? क्या कुछ याद था आपको? छोटे बच्चे तो नहीं थे? तो दोस्तों 500 और 1000 के नोट क्या हुए? बंद। तो लिख सकते हैं 500 और 1000। और उसमें दोस्तों हमारा एक बहुत बड़ा गारमेंट्स का बिजनेस भी चपट गया इसी डिमोनेटाइजेशन में। तो एक बहुत बड़ा व्यापार था हमारा, क्योंकि नोटबंदी हो गई, धंधा चला नहीं कम से कम 5-6 महीने तक। तो हमारे कई सारे शोरूम थे वो बंद हो गए। तो खैर कोई बात नहीं, फिर हमने दोबारा खड़ा करा उसको 2019 में, कोविड से पहले, लेकिन बढ़िया चल रहा है इस समय। तो अगर हम बात करें तो 500, 1000 और एरो डाल के आपने लिख दिया होगा भारत का तीसरा विमुद्रीकरण। बोलो यस। और बाकी आपको बताइए 500 का नए नोट और 2000 के पहली बार आए, आप सब जानते हैं, उसका नहीं बताना। इज इट ऑल राइट? दैट्स इट। मेरे प्यारे साथियों, आज हमने पूरे के पूरे भारत में नोट्स और कॉइन्स की बात बढ़िया तरीके से सीख ली। बताओ सीखी या नहीं? हम लोग दोस्तों बात करेंगे क्या? तो हम बात करेंगे, एक बहुत ही शानदार टॉपिक है हमारा। हाँ, तो ऑनलाइन सभी लोगों को क्या इकोनॉमिक्स समझ में आ रही है? सारे लोग कमेंट करें और सारे लोग बताएं कि मनी की इतनी बातें सबको समझ आई। चलो हम बढ़िया बात करेंगे, एक छोटा सा टॉपिक है, इसी में लिखेंगे मनी सप्लाई, मनी सप्लाई, मुद्रा आपूर्ति, मुद्रा आपूर्ति। मेरे प्यारे प्यारे छोटे भाई बहनों, मनी सप्लाई का एक हिस्सा हमने कर लिया। जल्दी बताओ। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मनी का हमने, बहुत बढ़िया, थैंक यू यार ऑनलाइन सभी को। मनी का हमने एक टॉपिक कर लिया, नहीं मनी सप्लाई का एक टॉपिक कर लिया। जल्दी देखो कौन सा हमने एक टॉपिक ये किया, हमने ये किया कि मनी सप्लाई क्या होती है। क्या आज बताएं या बता चुके कि इस समय पूरे देश में कुल कितनी मुद्रा है? उसे बोलते हैं मुद्रा आपूर्ति। कोई समस्या? समझ गए? समझ गए? इस समय आपकी जेब में कितना पैसा है? आपकी मनी सप्लाई। मेरी जेब में कितना है? मेरी मनी सप्लाई। पूरे देश में कितना है? पूरे देश की मनी सप्लाई। बोलो जी यस। आज हम इसका एक दूसरा हिस्सा करेंगे, और दूसरा हिस्सा क्या करेंगे? भारत में मुद्रा आपूर्ति
मुद्रा आपूर्ति का मापन। ये देखो, ध्यान से सुनना दोस्तों, बहुत आनंद आएगा कि भारत में मुद्रा आपूर्ति का मापन कौन करता है। अब अगर आप मुझसे ये पूछोगे गुरुजी क्यों, तो मैं बहुत सरल जवाब दूंगा, ये आपको आता है। वो इसलिए क्योंकि समय समय पर अगर मुद्रा आपूर्ति का मापन नहीं करेंगे तो आरबीआई को ये पता कैसे चलेगा कि मुद्रा आपूर्ति कितनी है, जिससे अगर ज्यादा होगी तो इन्फ्लेशन होगा तो उसे कम करना होगा, और कम होगी तो डिफ्लेशन होगा, उसे बढ़ाना होगा। बताओ समझ पाया नहीं? क्या एक हिस्सा हम कर चुके? ध्यान सुनो, क्या प्लीज फोकस करो। एक हिस्सा हम ये कर चुके, एक मिनट कॉलिंग नहीं क्या, एक मिनट। तो मेरे प्यारे साथियों जरा ध्यान सुनिए, और वो ये, इसका एक हिस्सा हम कर चुके, बहुत इंपॉर्टेंट है सुनना। एक हिस्सा क्या कर चुके कि मनी सप्लाई क्या होती है, अभी बताया, उस दिन भी बताया, और मनी सप्लाई कैसे कम या कैसे ज्यादा होती है, बोलो कर चुके। और उसमें आरबीआई सरकार की भूमिका पढ़ चुके, मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीति पढ़ चुके। दैट्स इट, वो हमें समझ आ गया। आज हम कुछ और पढ़ेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और पीवाईक्यूज में आपको मिलेंगे। और हम ये पढ़ेंगे कि भारत में मुद्रा आपूर्ति का समय समय पर मापन किया जाता है, और ये मापन करने का काम किसका है? आरबीआई का। दोस्तों भारत में मुद्रा आपूर्ति का मापन की दो विधियां हैं। दो विधियां हैं, कितनी विधियां हैं? मतलब मुद्रा आपूर्ति का मापन है ना, तो दो विधियां हैं। एक ओल्ड मेथड, पुरानी विधियां, ओल्ड मेथड्स पुरानी विधियां, और दूसरा न्यू मेथड्स, दैट इज नई विधियां। तो भारत में मुद्रा आपूर्ति के मापन की दो विधियां हैं, एक पुरानी विधियां और एक नई विधियां। पुरानी विधियां और नई विधियां। मेरे प्यारे साथियों, पुरानी विधियों में आता है M1, M2, M3 एंड M4। नए मेथड्स में आता है, ये पहले सुन लो, 1998 में YV रेड्डी ने ये कॉन्सेप्ट दिया, और यहां पे लिख सकते हो पुराने मेथड्स 1977 से 1998 तक हम इस मेथड को यूज करते थे भारत में, और 1998 से YV रेड्डी के द्वारा ये मेथड दिए गए। नहीं समझ में आया? मतलब आरबीआई भारत में समय समय पर जो मुद्रा आपूर्ति के मापन का काम करती है, उसमें पुराना मेथड क्या था? M1, M2, M3, M4 क्या होता है वो मैं बताऊंगा, और इसका यूज 1977 से 1998 तक किया जाता था। कोई समस्या? और 1998 से YV रेड्डी कमेटी ने रिकमेंडेशन दी, और उनकी सिफारिशों के बाद 1998 से नए मेथड्स आने लगे। बोलो क्लियर है ना? और दोस्तों इन नए मेथड्स में हम यूज करने लगे M0, न्यू M1, न्यू M2, न्यू M3। ये क्या है ये हम बताएंगे आपको। क्या पहले तो इतना सिस्टम समझ आ गया? नहीं आया? आ गया? पक्का आ गया? पक्का आ गया? चलो दोस्तों बस इतना समझो कि समय समय पर आरबीआई हमारे देश में कितनी मुद्रा है इसका मापन करती है, और इसी को पहले बोलते थे M1, M2, M3, M4, 1998 से बोलने लग रहे हैं M3। सही है? दूसरी बात, दो चीजें और सीखो, मौज लो, बढ़िया ज्ञान देते हैं आपको। एक शब्द होता है इकोनॉमिक्स में स्टॉक, एंड एक शब्द होता है फ्लो। इन दोनों शब्दों को थोड़ा सीखेंगे, स्टॉक एंड फ्लो, स्टॉक एंड फ्लो, स्टॉक एंड फ्लो। मेरे प्यारे साथियों, स्टॉक का मतलब होता है किसी एक बिंदु पर मापन, किसी एक बिंदु पर, दैट इज स्टॉक। क्या? अभी बताएंगे दोस्तों। फ्लो, पीरियड ऑफ टाइम, थोड़ा हिंदी में लिखते हैं, समय अवधि, समय, पीरियड ऑफ टाइम पर मापन, दिस इज फ्लो, दिस इज फ्लो। प्लीज ध्यान से सुनना, बहुत शानदार डिस्कशन है, छोटा सा डिस्कशन है। इकोनॉमिक्स में दो प्रकार के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एक स्टॉक का कॉन्सेप्ट होता है, एक फ्लो का कॉन्सेप्ट होता है। यहां पर भी क्वेश्चन आया है, एक स्टॉक का कॉन्सेप्ट और एक फ्लो का कॉन्सेप्ट। स्टॉक का मतलब एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मापना, पीरियड ऑफ, और फ्लो का मतलब एक पीरियड ऑफ टाइम पे मापना। क्या मतलब है? अगले 1 मिनट में जीवन भर के लिए समझ जाओगे। और इतनी अच्छी बात कि अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या है, एक बिंदु पर, एक समय अवधि पर क्या बोल रहा है आदमी, तो समझ में नहीं आ रहा। पेशेंस रखो, 40 सेकंड के अंदर दिमाग में इन हो जाएगा। शुरू करें। आपके किचन में इस समय चावल कितनी मात्रा में है इस समय? दैट इज स्टॉक, एक बिंदु पे मापना। इस समय आपकी जेब में कितना पैसा है? इस समय स्टॉक। इस समय आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है? मैंने पूरे 1 साल में कितना पैसा कमाया? समय अवधि 1 वर्ष में, तो क्या होगा? फ्लो। बोलो समझिए, बस जल्दी से बता दो। मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट और फ्लो? स्टॉक का कॉन्सेप्ट। बोलो हो गया? यही पेपर में आता है दोस्तों। बताना जीडीपी और राष्ट्रीय आय का मापन स्टॉक या फ्लो? फ्लो। मैंने कहा 40 सेकंड में डन। डन बोलो जी, हो गया दोस्तों। क्योंकि जीडीपी, जय हो दोस्तों, क्योंकि जीडीपी और राष्ट्रीय आय का मापन 1 साल में किया जाता है, दैट इज कॉल्ड फ्लो। इज इट ऑलराइट? ना मेरे प्यारे साथियों, M1, M2, M3, M4, M0, M1, M2, M3, M4 को सीखने से पहले मैं कुछ और सिखाऊंगा, और आज का लास्ट टॉपिक है, फिर M1 वगैरह कल करेंगे हम। कल मतलब करेंगे 8 तारीख को। बोलो यस ना दोस्तों। टाइप्स, ये लास्ट टॉपिक है आज का। टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स इन बैंक, बैंकों में जमाओं के प्रकार, क्योंकि इस टॉपिक का यूज होगा इसलिए पहले से ही बता रहे हैं। बैंकों में जमाओं के प्रकार, फिर हम M1, M2 वगैरह वगैरह अगली क्लास में कर लेंगे। बोलो चलेगा क्या? बैंकों में जमाओं के प्रकार, बहुत प्यार से सुनेंगे। बैंकों में जमाओं के प्रकार में अगर हम बात करें, सिर्फ 2 प्रकार हैं। इस टॉपिक में हम क्या पढ़ रहे हैं, पहले उस पर फोकस करें। इस टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं कि जब भी हम बैंक में पैसा जमा करना चाहते हैं या जमा करना है, तो हमारे पास बैंकों में पैसे जमा करने के सिर्फ 2 तरीके हैं। बोलो सीखना चाहेंगे? मतलब अगर आपके पास पैसा है क्या? नहीं है? कह रहे हम तो फुकरे हैं दोस्तों। दोस्तों अगर नहीं है, कभी ना कभी तो आएगा। यस, इसलिए तो अपन यहाँ खड़े बैठे हैं, कभी ना कभी आएगा। बोलो जी यस, ईमानदारी से मेहनत करिए, आएगा नहीं दोस्तों, भर भर के आएगा।
खूब पैसा कमाना दरोगा बन के, कमा सही है कि नहीं? तो अगर हम बात करें तो बैंकों में पैसा जमा करने के दो तरीके हैं। कितने? पहला तरीका है डिमांड डिपॉजिट्स। बैंकों में पैसा जमा करने के सिर्फ दो ही तरीके हैं बस। अपन लोग बैंक में सिर्फ दो ही तरीकों से पैसा जमा कर सकते हैं। पहला है मांग जमाएं, डिमांड डिपॉजिट्स। आगे चलने से पहले थोड़ा इसको सुन लो। डिमांड डिपॉजिट्स, मांग जमाओं का मतलब है कि आपने पैसा जमा कुछ इस प्रकार से किया कि जब भी आप बैंक से डिमांड करोगे, ओए लाओ पैसा दो, बाका देख रही, आप बैंक में पैसा डिपॉजिट कराए और आपने कुछ इस प्रकार से डिपॉजिट किया कि जब भी आप बैंक से डिमांड करोगे, लाओ दो, मांगोगे, तो आपके मांगने पर बैंक आपके जमाओं को वापस कर देगी। उन्हें कहते हैं मांग जमाएं, बोले तो कासा, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट एंड चालू खाता और बचत खाता। एक लाइन में प्रकाश डालें। बचत खाता वो खाता है, सेविंग अकाउंट जो आप सबका, मेरा, हमारे पेरेंट्स का है, बोलो हाँ। करंट अकाउंट दोस्तों वो अकाउंट है जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, किसी कंपनी का बैंक में होता है। दोनों में अंतर समझ गए? सेविंग अकाउंट हम लोगों का, करंट अकाउंट खान ग्लोबल स्टडीज का। इज इट ऑल राइट? दूसरा अंतर बता दूं, सेविंग अकाउंट खोलने का पर्पस है कि हम अपनी आय को कुछ समय के लिए सेव करना चाहते हैं, और करंट अकाउंट खोलने का पर्पस है कि हम अपने व्यापार को स्मूथ करना चाहते हैं, अर्थात जहां से भी पैसा आए जमा हो जाए, जब चाहिए हो जब निकाल लिया जाए। मतलब व्यापारिक लेन देन को सरल और सहज बनाने के लिए क्या खोला जाता है, और अपने आय को बचाने के लिए क्या खोला जाता है दोस्तों? सेविंग अकाउंट में हम सीमित लेन देन करते हैं। आपके पिताजी आपके अकाउंट में महीने में एक बार पैसा भेजते हैं, 10,000 भेज दिया मान लो, आप गए 2-4 हजार निकाल लिया, 2-4 10 दिन चला, फिर 1-2 हजार निकाल लिया, महीना खत्म हो गया, सीमित लेन देन हुए। लेकिन केजीएस के अकाउंट में हर मिनट, हर सेकंड, हर घंटे में कहीं से पैसा आ रहा है, कहीं से पैसा जा रहा है, तो क्या असीमित लेन देन होते हैं? एक और अंतर, सेविंग अकाउंट में आप लोगों को पासबुक मिलती है, उम्मीद होगी आपके पास। करंट अकाउंट में कोई पासबुक नहीं मिलती। दिमाग लगा लो क्यों? क्योंकि करंट अकाउंट में इतने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, फटाफट आधे दिन के ट्रांजेक्शन में पासबुक भर गई। लेकिन हमें जब भी ट्रांजेक्शनल डिटेल चाहिए कि ये वाला डिटेल, उस तारीख की डिटेल, तो हम बैंक को कांटेक्ट करते हैं, बैंक A4 साइज में प्रिंट करके हमारे दफ्तर भेज देती है। बोलो, और आजकल तो वो भी जरूरत नहीं है, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग से पीडीएफ डाउनलोड कर लो, हो गया काम खत्म। सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में और अंतर बता दें क्या? सेविंग अकाउंट में हमें ब्याज मिलता है, करंट अकाउंट में ब्याज नहीं मिलता है। बहुत बड़ा अंतर है, दिमाग में रखना हमेशा। सेविंग अकाउंट में, करंट अकाउंट में, बोलो क्लियर है? एक और बहुत बड़ा अंतर है दोस्तों, करंट अकाउंट में ब्याज क्या भाड़ में, ऊपर से बैंक एनुअल चार्ज भी लेती है फॉर मेंटेनिंग एंड हैंडलिंग द करंट अकाउंट। कारण जानना चाहोगे क्यों? अरे भाई, एक महीने में या आपके इतने ट्रांजैक्शन हो रहे, तो बैंक को एक एडिशनल सॉफ्टवेयर चाहिए, मैन पावर चाहिए, तो बैंक आपसे ट्रांजैक्शनल चार्ज लेगी कि नहीं? तो करंट अकाउंट में ब्याज तो गया दूर भाड़ की बात, भाड़ में, लेकिन ऊपर से चार्ज भी लगता है। कछु समझ में आ रहा हो? और अंतर बता देगा, एक जबरदस्त अंतर बताएगा। सेविंग अकाउंट में आप उतना ही पैसा निकाल सकते हैं जितना आपके अकाउंट में हो, आप जानते हैं, आपने ये पता भी है, बोलो पता है। लेकिन एक पॉइंट सीख लो, करंट अकाउंट में आप वो भी पैसा निकाल सकते हैं जो आपके अकाउंट में नहीं है। चलोगे, ये क्या बात हुई? मान लो आपके अकाउंट में 2 लाख रुपए हैं, करंट अकाउंट में कितने? आप बैंक में गए और बैंक से कहे, बैंक एक काम करो, 2.5 लाख रुपए दे दो, तो बैंक अगर आपको 50,000 रुपए एक्स्ट्रा निकाल के दे रही है आपके अकाउंट से जो है नहीं, इसे हम बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। याद रखना, क्या बोलते हैं? और ये ओवरड्राफ्ट एक प्रकार का वेरी शॉर्ट टर्म लोन है जो अपन को बैंक को विद ब्याज वापस देना होगा। दिस इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट। तो ओवरड्राफ्ट की सुविधा करंट अकाउंट में है, सेविंग अकाउंट में नहीं। दैट्स इट दोस्तों। बैंक में पैसा जमा करने का पहला तरीका है मांग जमाएं, कासा। आप दोस्तों पैसा खत्म हो गया, रात के 2 बजे चाहिए, बैंक के एटीएम में जाओ और करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट से पैसा निकाल लाओ। आपने बैंक में डिमांड करी, बैंक ने आपको दे दिया, बोलो मांग जमाएं। समझ में आ गया? कि किसी भी समय आप बैंक से डिमांड करोगे, बैंक को आपके डिमांड पर पैसा देना पड़ेगा। दैट इज डिमांड डिपॉजिट। क्या समझ आया? बैंक में इनका यूज होगा, कब होगा? जब ये पढ़ाएंगे, इसलिए ध्यान से सुन लो दोस्तों। दूसरा और लास्ट तरीके का जो डिपॉजिट आप बैंक में कर सकते हो, दैट इज टाइम और टर्म डिपॉजिट्स। टाइम और टर्म डिपॉजिट्स, टाइम मतलब समय और टर्म मतलब सावधि। समय या सावधि जमाएं, समय या सावधि जमाएं। टाइम या टर्म डिपॉजिट, ये क्या होता है भाई? टाइम या टर्म डिपॉजिट का मतलब होता है, दिमाग लगा लो, अपने आप दिमाग बोल देगा। नहीं बोल रहा? क्या बोल रहा? खत्म बात। क्या बोल रहा? कि जब एक टाइम पीरियड मैच्योर हो जाएगा तो बैंक आपको अपने आप पैसा, खत्म बात। दोस्तों डिमांड डिपॉजिट में जब आप डिमांड कर रहे हैं तब पैसा मिल रहा, यहां पर जब टाइम पीरियड तो पैसा मिल जाएगा। दैट मींस बोले तो एफडी एंड आरडी, बोले तो एफडी एंड आरडी, फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट। फिक्स्ड डिपॉजिट एंड रिकरिंग डिपॉजिट, स्थायी जमाएं, स्थायी जमाएं या रिकरिंग। रिकरिंग को हिंदी में बोलते हैं आवर्ती, आवर्ती, आवर्ती जमाएं, रिकरिंग आवर्ती। क्या होता है एफडी और आरडी? एक लाइन में बोलेंगे, ध्यान से सुन लेना। सबको वैसे पता ही है लेकिन तब भी बता देते हैं। एफडी तो पता ही है, आरडी थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट। एफडी और आरडी क्या है? बहुत सिंपल। एफडी का मतलब है आप बैंक में गए, बैंक से कहा बैंक चलो 1 लाख रुपए रख लो और 5 साल बाद मिलेंगे, यही है एफडी, यही है एफडी। आरडी, आप बैंक में जाइए और बैंक से कहिए कि हम आपकी बैंक में हर महीने क्या 10-10 हजार जमा करेंगे और ऐसा हम आगे 2 साल तक करेंगे। दिस इज कॉल्ड आरडी। नहीं समझे क्या? पक्का समझ गए? मैं एफडी और आरडी को अपने स्टाइल से समझाऊं। एफडी एक बार जमा होता है और एक बार निकलता है, आरडी कई बार जमा होता है और एक बार निकलता है। बोलो जय हो, बोलो समझ गए? एफडी का मतलब एक बार और एक बार, और आरडी कई बार जमा होगा लेकिन निकलेगा एक बार। बोलो समझ गए? इसलिए इसका नाम है रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब होता है बार बार, इसमें जमा होगा क्या? बार बार, लेकिन निकलेगा एक बार। सो दिस इज कॉल्ड एफडी और आरडी। एक लाइन और बता दें, एफडी लिख सकते हैं आप कॉपी में। एफडी का मिनिमम टाइम होता है 7 दिन और मैक्सिमम होता है 10 साल। याद रखना, एफडी मिनिमम 7 दिन और मैक्सिमम 10 साल। याद रखिएगा, राइट? मतलब आपको मिनिमम एफडी करनी है तो 7 डेज और मैक्सिमम करनी है तो आरडी, आरडी मिनिमम 6 महीने। आपने ये कहा ना कि पर्टिकुलर डेट पर बार बार पैसा जमा करेंगे, हमने 6 महीने तक तो जमा करोगे। ऐसे याद रखना कॉमन सेंस से कि मिनिमम 6 मंथ और मैक्सिमम 10 साल। मिनिमम 6 महीने और मैक्सिमम 10 साल। दिस इज एफडी और आरडी। यहां तक किसी के मन में कोई सवाल? प्लीज बेटा पूछो। अच्छा बैठो, बैठो। अच्छा सवाल, इनका सवाल बहुत सिंपल सा है कि अब जो करंट अकाउंट में जो ओवरड्राफ्ट है क्या है, उसमें हम कितने तक ले सकते हैं? यही सवाल है।
तो दोस्तों मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। अब आप कहोगे क्यों नहीं पता, सब पता होना चाहिए। तो मैं कहूंगा इट डिपेंड्स ऑन योर एंड बैंक्स फाइनेंशियल रिलेशन, कि ये आपके और बैंक का वित्तीय संबंध पर डिपेंड करता है कि अगर आपके अकाउंट में हमेशा 4-5 लाख एवरेज पड़े रहते हैं तो बैंक आपको 50-60 हजार 1 लाख देने से नहीं हिचकिचाएगी। इसको बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सीसी लिमिट। एक टर्म होता है सीसी लिमिट, मतलब आप कितने तक का क्रेडिट बैंक से ले सकते हैं। तो समय समय पर आपकी क्रेडिट लिमिट बनती है कंपनी की। बोलो जी यस, क्या आपने पीछे 1 लाख लिया और उसे चुका दिया तो आपकी सीसी लिमिट बढ़ गई, फिर लिया फिर चुका दिया तो सीसी लिमिट, आप पैसा ज्यादा जमा कर रहे हैं दोस्तों, उस हिसाब से आपकी सीसी लिमिट क्या होती है, तय, मतलब क्रेडिट टेकिंग लिमिट क्या होती है, तय। बोलो क्लियर? एनी अदर सवाल? बैठ जाओ। बैठ जाओ। एनीवन एल्स? ऐसा कुछ नहीं। हमारा जवाब हो गया आपका। इन्होंने पूछा एफपीओ, लेकिन एक और गिफ्ट दे रहे हैं आईपीओ। कल बताने वाले थे लेकिन दिमाग से निकल गया आईपीओ। एफपीओ बताने वाला नहीं था मैं, लेकिन तो एफपीओ पूछ लिया हमने। व्हाट इज आईपीओ एंड व्हाट इज एफपीओ? थोड़ा सा और ज्ञान दे दें। ओए बातें नहीं दोस्तों। कल मैंने आपको मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट पढ़ाया। कैपिटल मार्केट कोई हम शेयर मार्केट बोलते हैं, बताया था पापा से भी हैं, नहीं बताया था। कैपिटल मार्केट फर्दर 2 तरीके का होता है, आप चाहें तो बना लेना, नहीं चाहें तो आपकी मर्जी। थोड़ा सुन लो, पेपर में एक लाइन में यहां से भी आ सकता है। कैपिटल मार्केट एक होता है प्राइमरी मार्केट, आज की क्लास खत्म हो गई, बस डाउट है एक दो क्लियर कर रहे हैं। एक होता है प्राइमरी मार्केट, मतलब हमने कहा फाइनेंशियल मार्केट, मनी और कैपिटल बढ़ा दिया। अब कैपिटल 2 तरीके का वो चल रहा है। प्राइमरी मार्केट प्राथमिक बाजार, प्राथमिक, और सेकेंडरी मार्केट द्वितीयक बाजार। देखना कितना अच्छा सीखने को मिलेगा आपको, देखना कितना बढ़िया ज्ञान मिलेगा आपको। वाह गुरुजी, जाते जाते और आनंद आ गया। ऐसे इसलिए कहते हैं डाउट्स पूछो। कैपिटल मार्केट बोले तो शेयर मार्केट 2 प्रकार का होता है। एक एक कौन दिक्कत? जब भी कोई कंपनी, क्या क्या जब भी कोई कंपनी बाजार में पहली बार या नए शेयर्स बेचती, दैट इज प्राइमरी मार्केट। अबे हाँ बोल दो, नहीं समझे क्या? जब भी किसी कंपनी ने आज तक अपना शेयर नहीं बेचा, जैसे केजीएस ने आज तक अपने शेयर्स नहीं बेचे, और शेयर तो जब बेचेंगे याद करो जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होंगे। तो पहले कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है और फिर पहली बार अपने शेयर बेचती है, या पहली बार बेचती है, ठीक है, लेकिन वहां बहुत स्मार्टली मैंने 2 वर्ड लिखे हैं, पहली बार नो एवं, यानी एवं नए शेयर्स। या तो जब कंपनी पहली बार शेयर बेचे, आज तक बेची नहीं है, या नए पहले बेच चुकी है अब नए शेयर और बेच रही है, दैट इज इन द प्राइमरी। थोड़ा और बात करेंगे बाद में, लेकिन प्राइमरी का मतलब समझ गए। पूंजी बाजार 2 प्रकार का है, प्राथमिक और द्वितीयक। कि जब कोई कंपनी पहली बार या नए शेयर बाजार में बेचे तो प्राथमिक। और यहां देखना, जो शेयर्स प्राथमिक बाजार में जारी हो गए, प्राथमिक बाजार में जारी हो चुके हैं, नहीं समझे क्या? ये शेयर जब प्राथमिक बाजार में चाहे पहली बार आया हो या नया आया हो, जारी हो चुका, जब उन शेयर्स को निवेशक कौन आपस में बाय एंड सेल करते हैं, सेकेंडरी मार्केट। मतलब जो मैं रोज ट्रेडिंग करता हूं कि शेयर खरीद रहा, शेयर बेच रहा, फिर खरीद रहा, फिर बेच रहा, तो वो मैं कहां करता हूं? बताओ, समझ में आ गया? तो प्राइमरी मार्केट में कंपनी या तो पहली बार शेयर बेचती है या नए शेयर बेचती है, राइट? जो शेयर प्राइमरी मार्केट में जारी हो गया, मान लो कंपनी के शेयर्स इनके पास है, उनके पास है, अब ये लोग आपस में बेचे और खरीदें, बेचे, दिस कॉल्ड सेकेंडरी मार्केट। बोलो समझ में आ गया? बस यहां पे सुनना, जब कोई कंपनी पहली बार प्राइमरी मार्केट में शेयर बेचेगी तो कंपनी को शेयर बाजार में पंजीकृत कराना है, और पहली बार बेच रही है, दिस इज एक्चुअली आईपीओ बोले तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। आपके पेपर में फुल फॉर्म आ सकता है, बस पेपर की औकात इतनी है, तो बस इतना याद रखो, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। और आ भी सकता हो, लिखवा भी नहीं रहे हम, क्योंकि तुम खुद लिख लो मन हो तो। आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। आपने कितने बार सुना इस कंपनी का आईपीओ आ रहा है, आईपीओ आ रहा है, सुना आपने? दोस्तों आईपीओ का मतलब क्या होता है, बस एक ही लाइन में सीख लो कि कोई कंपनी पहली बार शेयर बाजार में आई है। आप नहीं, पहली बार नहीं, अभी पहली बार तो हर कोई आता ही है, तो मतलब अभी कोई कंपनी शेयर बाजार में रजिस्टर्ड हुई है और वो पहली बार अपने शेयर्स को बाजार में लॉन्च कर रही है, इसी को बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। भाई कंपनी का आईपीओ आ गया, शेयर्स बेच दिए, क्यों बेचे? पैसा आया, कंपनी ने लगा दिया, जोर से बोलो हाँ, लगा दिया। अब दोस्तों आगे चलते हैं, आगे चले 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल, जब भी, चाहे 1 महीने, 1 साल, 10 साल, जब भी कंपनी को कुछ और पैसा चाहिए, कंपनी को, राइट, तो कंपनी कुछ नए शेयर लाएगी, जल्दी बोलो लाएगी या नहीं? दैट इज कॉल्ड एफपीओ। योर आंसर, दैट इज एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। फुल फॉर्म अपने आप लिखते जाएं, इतने स्मार्ट बने। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग्स, या ऑफर भी कहते हैं, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग्स। बस एक ही लाइन में ध्यान सुनना, आजीवन काल में, एक लाइन में फिर से सुन लो, जब भी कोई कंपनी प्राइमरी मार्केट में पहली बार शेयर लाएगी, दैट इज कॉल्ड आईपीओ। आईपीओ हर कंपनी का एक ही बार आता है। जब भी आप आज के बाद बुढ़ापे तक सुने कि फलाना कंपनी का आईपीओ आ रहा है, फलाना कंपनी का आईपीओ, तो इसका मतलब वो कंपनी अभी शेयर बाजार में पहली बार आई है और अपने पहली बार शेयर ला रही है, दैट इज आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स। सही है? और जो कंपनी पहली बार आ चुकी, ठीक है, काम कर रही है, अब मान लो से एडिशनल कैपिटल चाहिए, पहले तो आपको बताना चाहिए शेयर क्यों बेचते हैं, पैसा लेने के लिए, कंपनी में लगाने के लिए। अब कंपनी आजीवन काल में जब भी कुछ नए शेयर लाएगी और बाजार में बेचेगी, दैट इज कॉल्ड एफपीओ के माध्यम से। फॉलो ऑन। अब इसमें बहुत सारे तरीके होते हैं, कुछ तो मेरी भी सीमाएं हैं इसलिए मैं बता नहीं रहा,
चुल्ल ज्यादा हो तो पढ़ सकते हो। एक होता प्राइवेट प्लेसमेंट, एक होता राइट इशू, एक होता स्वेट इक्विटी। आता तो मुझे इतना है कि अभी मैं 3 घंटे इसी पे बात करूंगा, लेकिन जरूरत नहीं है। मतलब एफपीओ के भी कुछ तरीके हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट, स्वेट इक्विटी, बोनस इशू, राइट इशू, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। वो तुम्हारे काम का बिल्कुल भी नहीं है। क्या मेरी बात समझ गए? सवाल हो गया? चलो बेटा, क्या था तुम्हारा एक बार बोलना? हाँ, वो हम बाद में पढ़ाएंगे फॉरेन ट्रेड में, बाद में पढ़ाएंगे। आता है मुझे $1.50 से $1.70, इसी को बोलते हैं डिवेल्युएशन। $1.50 से $1 जब सरकार खुद कर दे। भारत सरकार ने 3 बार 4 बार किया, 1949, 1966, 1991 में 2 बार। जवाब है इसका क्यों करते हैं, जो आपने पूछा, निर्यात को बढ़ाने के लिए, आयात को कम करने के लिए, भुगतान संतुलन को संतुलित करने के लिए और अनुकूल करने के लिए, और आयात प्रतिस्थापन को बढ़ाने के लिए। इतना जवाब है, लेकिन बस इतना बता दिया जिससे तुम्हें आता हो तो तुम समझ जाओगे। क्या आता तो था लेकिन बता नहीं पा रहा, बताएंगे हम बाद में। अब मूल्यांकन बोलो जी। तो एनी सवाल? आनंद आया? 8 तारीख को मिलते हैं। हैव अ नाइस वंडरफुल टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद। थैंक यू सो मच दोस्तों। चलिए आइए।